So good morning once again to all of you. I hope all of you are doing great. And today is almost, I think, what is the date today? Today is 29th of October. So you have almost 20 days to go, you can say that. And by now, हमने strategic management के सारे chapters को revise कर लिया था. Even EIS chapter 1 and 2 was revised in detail. So today we are gonna start with chapter number 3. थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को डर लगता है उस चैप्टर से, सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद चैप्टर 3 फर्स्ट एंड देन वी कैन गो टू 4 and 5 which are pretty simple also comparatively according to me. So today our discussion will be on chapter number 3 entirely and we'll try to finish the revision on entire chapter number 3. मेरा objective है बेटा that when we are spending let's say the entire day, all of you are going to invest the entire day today on this chapter along with me, I would request along with the understanding start investing some time on reading the important questions. So I'll tell you, okay, this is the important area where a good question can be asked in the examination. तो वहां पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना, उसको अच्छे से एक दो बार रिवाइज करना, पढ़ना, just ensure that today's day you're investing rightfully on the entire chapter number 3 ताकि अगर आपको बाद में कभी रिवाइज करना भी पड़े, you don't have to invest so much time once again. That's the main objective behind this revision. Should we get started, guys? Should we get started? Okay. So do one thing in your module number 2. EIS module number 2. So our module number 1 has chapter 1 and 2. Module number 2 में हमारे पास में chapter number 3, 4, 5 है. अभी हम chapter number 3 के साथ शुरू करने वाले हैं. तो इन chapter number 3 देखो मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स बना के दिए थे. पार्ट A, B, C, D, E, F, G. सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है बच्चा जहां गलती कर सकता है और जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है पार्ट सी एंड डी. नॉर्मली सी या डी दोनों में से किसी न किसी एक के ऊपर. सी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर हैज अ मैक्सिमम वेटेज ऑफ 10 मार्क्स and in general there can be one 6 mark question, one 4 mark question. That can be the trend. Do you get my point? तो एक जो 6 mark question है वो आपको पॉइंट नंबर सी या पॉइंट नंबर डी मतलब पार्ट सी या डी में से ही पक्का से देखने को मिलेगा. सो वी गोना स्टार्ट विद पार्ट सी एंड डी फर्स्ट. दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया. पहले उसको डिस्कस करते हैं बिकॉज मेरा बात सुनो बेटा, इस चैप्टर में से मैं आपको मई 18 से लेकर के टिल नवंबर 19 आई विल शो यू व्हाट क्वेश्चंस आईसीआई हैज आस्क्ड यू इन द रेस्पेक्टिव एग्जाम पेपर्स एंड यू विल रियलाइज दैट क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है क्वेश्चंस के अंदर. हाँ, अगर तेरे को मालूम है कि भैया इन एरियाज में से एक 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, इफ यू आर लिटिल बिट प्रिपेयर्ड ऑल्सो यू आर मोर देन कंफर्टेबल इन द एग्जाम टू राइट द आंसर बिकॉज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है. दिस इज नो ट्रिकी क्वेश्चन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ 6 मार्क क्वेश्चन. हाँ, जो एमसीक्यू में 1 या 2 मार्क का आएगा वो शायद जरूर एक ट्रिकी हो सकता है बिकॉज चैप्टर नंबर 3 इतना वास्ट है. बट आई टेल यू व्हाट, उसको आप साइड में रखो. फिलहाल पहले फोकस करते हैं पार्ट सी और डी में व्हाट कैन बी ए पॉसिबल गुड 6 मार्क क्वेश्चन. तो पार्ट सी और डी को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं. शुड वी गेट स्टार्टेड गाइस? चलो लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 3 पार्ट सी. in your modules go to page number 3.30. अब देखो बेटा यहां पर ना this entire chapter 3 if you ask me it's like introduction of what is information system, then information system के create करने के लिए what all hardware, softwares, other components or network or communication resources we need to develop a good information system for an organization. वो है पार्ट ए और बी में. सी और डी में डिस्कस करता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड आप कंट्रोल्स क्या क्या लगाते हो. सो कंट्रोल्स के पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं. मतलब कंट्रोल्स लगाने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल्स लगाने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या दिमाग में रखने पड़ेंगे आपको, या ऑडिट पर्सपेक्टिव से आप कंट्रोल्स को कैसे क्लासिफाई करोगे. इस तरीके से उन्होंने डिटेल में चैप्टर नंबर 3 के अंदर पार्ट सी और डी में इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है, देखो मैं मानता हूं आपका बात दैट यस अप टू सम एक्सटेंट ये अंडरस्टैंडेबल था, बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट यू विल रियलाइज इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन 100% है, बट अंडरस्टैंडिंग थियोरेटिकली इज लिटिल चैलेंजिंग एट सच अ एज. आई डू अग्री विथ यू, बट आज हमको डिस्कशन या आर्ग्यू इस पे नहीं करना है कि सिलेबस में क्यों है. आज हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट पे सोचना है कि अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया तो क्या क्वेश्चन आएगा और मुझे आंसर क्या देना है. दैट विल बी आवर फोकस टुडे. वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाई दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. दैट इज समथिंग व्हाट आई वुड हैव डन ड्यूरिंग द क्लास, आई एम श्योर ड्यूरिंग द रेगुलर लेक्चर्स. ठीक है, शुरू कैसे करेंगे? अभी देखो क्या बोलते हैं, इसने क्लासिफिकेशन कैसे किया है.
सबसे पहले ये बोलता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो कंट्रोल्स है, इसके बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चीज मैंने आपको बार बार बताया, इफ यू रिमेंबर, सुनो, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। याद है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स एक ऑब्जेक्टिव था, फिर हमारा ऑपरेशंस इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंडक्ट हो, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। याद है क्या? इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ सम अनवांटेड रिस्की इवेंट्स। तो याद है क्या? इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स को लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? कंट्रोल्स को। अब ये बोल रहा है ये कंट्रोल्स को जब हम या तो मैन्युअली लगा सकते हैं या ऑटोमेटेड तरीके से लगा सकते हैं या सेमी ऑटोमेटेड तरीके से लगा सकते हैं। तो ये बात कर रहा है जब हम बात कर रहे हैं कि ईआरपी का, जब हम बात कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का वेयर देयर इज इवन इंटरवेंशन ऑफ ऑटोमेशन इज कम, मतलब सिर्फ मैनुअल कंट्रोल्स नहीं है, यहां पर ऑटोमेशन भी आ चुका है, तब जाकर के उसके कंट्रोल फ्रेमवर्क में क्या क्या बदलाव आएगा, इस पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे अंडर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स। तो जो पहला बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो याद करो हमारा कंट्रोल लगाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव ऑब्जेक्टिव, दैट मींस यार ये गलतियां होनी ही नहीं चाहिए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डिजाइनिंग प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। सेकंड इज माय डिटेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपको मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आरबीएसी करके पढ़ाया था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि भैया एक कंपनी के सिस्टम के अंदर एक एम्प्लॉय के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे डिजाइन करो दैट वो इंसान क्या एक्सेस कर सकता है और क्या एक्सेस नहीं कर सकता है। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन चैप्टर नंबर 2, यस और नो? अरे यूजलेस फेलोज रिस्पॉन्ड, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, सेम इसी को एग्जांपल लेते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को। अगर मैं बोलता हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहां मैं बोलता हूं कि यार सिर्फ ऑथराइज इंसान ही एंटर कर पाए, मतलब कहना इसे आई एम डिजाइनिंग प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, आई वॉन्ट टू प्रिवेंट दिस सिस्टम फ्रॉम एनी अनऑथराइज एक्सेस। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक ऑथराइज इंसान को ही रीड ओनली का एक्सेस मिलेगा या एडिट करने का एक्सेस मिलेगा या प्रिंट करने का एक्सेस मिलेगा। कहना इसे ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल लगाने का यहां पे, तो देखो बेटा कंट्रोल के ना जब डिजाइन करते हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है शायद आप अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करना चाहते हो, मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि एक अनऑथराइज इंसान एंटर करके कोई गलतियां करे या कोई मेलिशियस एक्ट्स ऑकर हो, मतलब यू वांट टू प्रिवेंट दोज errors. That is when the objective here is called as preventive objective and the controls are called as preventive controls. So देखो बेटा 3 कंट्रोल्स पढ़ने हमको on the basis of objectives, preventive, detective and corrective। पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है preventive, that means आपका ऑब्जेक्टिव है शायद एक अनऑथराइज इंसान एक्सेस ही ना कर पाए, एंटर ही ना कर पाए, उस ऑब्जेक्टिव से जब कंट्रोल बनाया जाता है वो कहलाता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे पूछोगे एंटीवायरस इंस्टॉल करना, वो भी एक प्रिवेंटिव नेचर का कंट्रोल है। डोर्स लगाना या फिजिकली आप एक्सेस ना कर पाओ किसी एक पर्टिकुलर एरिया को या अरीना को, ये इनडायरेक्टली मेरे लिए क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है। फिर सर मान लो मेरे प्रिवेंटिव कंट्रोल इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर यार रिस्क को आप जीरो नहीं कर सकते हो, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो सकता है प्रिवेंटिव कंट्रोल अच्छे से काम नहीं करेगा, तो कहना इसे एक सेकंड सेट ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए हमारे पास में, वो रहेंगे डिटेक्टिव कंट्रोल। व्हाट इज डिटेक्टिव कंट्रोल? कि अगर मान लो कोई अनऑथराइज इंसान सिस्टम को एक्सेस कर भी लेता है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि हम कोई सही एक्शन ले पाएंगे। तो जब हम चाहते हैं कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, तो उस पर्सपेक्टिव से डिजाइन किए गए जो कंट्रोल्स है वो डिटेक्टिव कंट्रोल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो कि यार नॉर्मली एक सिस्टम को इस कैटेगरी के लोग एक्सेस करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? एक सरप्राइज चेक लगा सकते हैं कि यार आज के दिन में इस सिस्टम को किस किस ने एक्सेस किया, क्या वो कहीं अनऑथराइज इंसान तो नहीं है, या ओवरऑल मंथली बेसिस के ऊपर एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कि भैया इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या कोई ऐसा हुआ है कि नॉर्मल जो टाइमिंग ऑफिस का 8 to 8 उसके बियॉन्ड किसी ने एक्सेस करने का ट्राई किया है। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्ट करना, यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई क्या कोई गलती हुई है। तो मतलब जब आप कंट्रोल्स को डिजाइन कर रहे हो ना, तब आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि कैसे नेचर का कंट्रोल रहेगा। तो पहला था प्रिवेंटिव, कि गलती हो ही नहीं, अगर गलती हो तो उसको हम ढूंढ पाए, दैट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज डिटेक्टिव कंट्रोल। ये नॉर्मली अगर आप मुझे पूछोगे
चुके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है। जब आप अपने स्टैंडर्ड डेटा को सेट कर चुके हो और एक्चुअल्स को उससे कंपेयर करते हो तो आइडेंटिफाई क्या वेरिएंसेस है, क्या वेरिएंसेस मतलब क्या है, डिटेक्शंस है आपके, दैट कंट्रोल इज कॉल्ड एज डिटेक्टिव कंट्रोल। थर्ड जो पर्सपेक्टिव है वो कहलाता है करेक्टिव कंट्रोल। मतलब व्हाट इज करेक्टिव पर्सपेक्टिव? अगर मान लो कोई प्रोसेस के अंदर जो आपने रोल्स डिफाइन किए थे ना, आपने मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल एचआर हेड है या परचेज हेड है, उसको रोल्स डिफाइन कर दिया था कि आप ये चीज को एक्सेस कर सकते हो। मान लो डिटेक्शन हुआ कि उसको किसी ऐसे एरिया का भी एक्सेस मिला है जो एक्सेस नहीं देना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एचआर हेड को इन्वेंट्री डेटा का एक्सेस क्यों होना चाहिए? देयर इज नो रिलेशनशिप। सिमिलरली एक इन्वेंट्री हेड को पेरोल का डायरेक्टली एक्सेस क्यों होना चाहिए? खुद का पेरोल का एक्सेस है ठीक है, बट बाकी लोगों के पेरोल का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक्सेस प्रिविलेजेस मतलब ज्यादा प्रिविलेजेस दे दोगे किसी को विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, उसको आपको अमेंड करना पड़ेगा, वो आएगा आपके करेक्टिव कंट्रोल्स के अंदर। ये तीन पर्सपेक्टिव से आप इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स को बनाते हो। ये ऑब्जेक्टिव के बेसिस के ऊपर तीन क्लासिफिकेशन है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? लाइक सी दिस इज नॉट विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क क्वेश्चन। अगर इसको 6 मार्क के लिए पूछ लिया तो तुम्हारे लिए लॉटरी है। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 3 तुम्हारा सॉर्टेड हो जाएगा पूरा का पूरा, बिकॉज ये सबसे आसान पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी। थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग आया है क्या व्हाट इज प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव? हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मॉड्यूल्स। एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग आया क्या तीनों का? देखो बेटा वापस से बोलता हूं, इस चैप्टर 3 को ब्लाइंडली याद करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वापस रिटेन होगा तो ही वो याद होकर के आप एग्जाम में लिख पाओगे, वरना आप नहीं लिख पाओगे। मैं बोल रहा हूं कोई भी नहीं लिख सकता है, इट्स वेरी टेक्निकल। लाइक दिस इज द ओनली चैप्टर विच इज लॉट ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मी। आर यू कंफर्टेबल? चलो अब एक काम करते हैं, तीनों को फटाफट से डिस्कस करते हैं। मैं चैप्टर 3 को बहुत आराम से लेके जाऊंगा बिकॉज मुझे मालूम है जो जो एरियाज में आपको तकलीफ होती है ना उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आप कंफर्टेबल रहो। चलो एक काम करो, कम टू पेज नंबर मॉड्यूल 2, कम टू पेज नंबर 31। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो ऑब्जेक्टिव्स है, तीन है, कौन कौन सा? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। कॉम्पल्सेटरी को छोड़ दो, डिफाइंड नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट के अंदर, बट अभी के लिए इन तीनों पे फोकस करो, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। Let's go to the first one. What is preventive control का मेन रोल? देखो ये कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट एरर्स, ओमिशंस और सिक्योरिटी इंसिडेंट्स फ्रॉम ऑकरिंग। मतलब हम चाहते हैं फर्स्ट हैंड कंट्रोल कि गलतियां हो ही नहीं, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। डू यू गेट माय पॉइंट? एग्जांपल कैन बी एक एंटीवायरस इंस्टॉल करना, फायरवॉल्स लगाना, इंट्रूजन प्रिवेंटिव सिस्टम लगाना, मतलब कोई थर्ड पार्टी इंट्रूड ना कर पाए, मतलब अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर पाए। नीचे देखो, अगर आप देखोगे ना एक बहुत ही खतरनाक लेवल का एग्जांपल दिया है कि प्रिवेंटिव कंट्रोल जो है वो मैनुअल भी हो सकता है और कंप्यूटराइज भी हो सकता है। लुक एट द एग्जांपल, हम चाहते हैं एक प्रीमाइसेस में अनऑथराइज इंसान एंटर ना करे, तो आप उसके आगे एक डोर बना सकते हो और एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा सकते हो। ये मैनुअल पर्सपेक्टिव हो गया। ऑटोमेशन अगर आप बोलोगे या कंप्यूटराइज बोलोगे तो आप स्वाइप कार्ड सिस्टम लगा दो, बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगा दो, बट बेसिकली आप क्या चाहते हो? अनऑथराइज इंसान इस प्रीमाइसेस में एंटर ना करे। कैन आई से यहां पर ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंटिव पर्सपेक्टिव से, इसीलिए इस कंट्रोल को बोलते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल। फटाफट से 1 मिनट स्पेंड करो, जल्दी से पढ़ लो, आपको मतलब पता होना चाहिए, 2-3 एग्जांपल पता होने चाहिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। यहां पर हायर साइड 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इंडिविजुअली। 6 मार्क के लिए आएगा तो वो तीनों पूछेगा, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। तब भी आपको डेफिनेशन लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है उसका, और 1-2 एग्जांपल लिखना है, उसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं लिखना है। डोंट वरी अबाउट इट। अभी गुड, स्पेंड 1 मिनट क्विकली, जल्दी से प्रिवेंटिव को पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ेंगे डिटेक्टिव के ऊपर। जल्दी खत्म करो, सिंसियरली पढ़ना। जब मैं टाइम दे रहा हूं खुद से पढ़ना, ताकि तुम्हारा ये सही टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो यूज होगा, वरना टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। डन?
अरे पढ़ा गया भाई, लेट्स गो नेक्स्ट, डिटेक्टिव कंट्रोल्स। नाउ यहां पर ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि अगर मान लो प्रिवेंटिव कंट्रोल सक्सेसफुली काम नहीं कर पाए, मतलब हो सकता है देयर इज अ हायर कंट्रोल रिस्क, दैट मींस कंट्रोल्स डिजाइंड वर नॉट एबल टू प्रिवेंट दोज एरर्स, तो आपको गलती ढूंढना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिटेक्टिव। देखो, दीज कंट्रोल्स आर डिजाइंड टू डिटेक्ट एरर और ओमिशंस और malicious acts that occur and report that occurrences। देखो एग्जांपल्स कैन बी, जब आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर को बजट या स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो, या आप पेरोल के रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हो। मतलब बेसिकली अगर आप मुझे पूछोगे ना, एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, याद है कि मैंने आपको आईटीसी का एग्जांपल दिया था कि आईटीसी के पास में खुद का एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, खुद का एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एग्जिस्ट करता है। मतलब ये क्या है, ये गलतियों को ढूंढने का ट्राई कर रहा है, उन एक्सेप्शंस को ढूंढने का ट्राई कर रहा है जो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स को बाईपास कर चुके होंगे। वो पर्सपेक्टिव है आपका डिटेक्टिव कंट्रोल को बनाने का। पर रिमेंबर, डिटेक्टिव कंट्रोल को डिजाइन करना आसान काम नहीं होता है। यू हैव टू इन्वॉल्व लेट्स से सरप्राइज चेक बाय सुपरवाइजर, या आपको अगर लॉ पर्सपेक्टिव से अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो ध्यान रखना पड़ेगा अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या क्या होती है, मैलिशियस एक्टिविटीज, आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा उस अनऑथराइज इंसान के पर्सपेक्टिव से कि वो क्या करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, डू यू नो एथिकल हैकिंग, मैंने आपको बताया था एथिकल हैकिंग, कि आप कुछ एथिकल हैकर्स को हायर करते हो समझने के लिए कि क्या एक्चुअली में कोई इंसान हैक कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर। मतलब यहां पर आपको ना थोड़ा आपके थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा, हु कैन एक्चुअली इंट्रूड इन योर सिस्टम। इसीलिए आपको उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। एक मैकेनिज्म ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस किस लोगों के अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन ले पाओगे अगर ऐसी गलतियां आपको मिलती है। और ध्यान रखना, आपको हमेशा डिटेक्टिव कंट्रोल को प्रिवेंटिव कंट्रोल के करीब रखना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव कंट्रोल जब सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है तब भी डिटेक्टिव कंट्रोल का जरूरत पड़ता है। अगर प्रिवेंटिव कंट्रोल अच्छा काम करेगा तो डिटेक्टिव कंट्रोल का कोई जरूरत नहीं होने वाला है। दैट इज व्हाई देयर शुड बी अ क्लोज इंटरैक्शन बिटवीन प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो फटाफट से पढ़ो डिटेक्टिव कंट्रोल को, दो तीन एग्जांपल्स को देख लो, बेसिक डेफिनेशन भी अगर आपको आता है तो आपका काम हो जाएगा। देन विल गो टू द लास्ट वन, दैट इज करेक्टिव कंट्रोल। डन? देखो बेटा, आई वॉन्ट कि आप सही में सब लोग सेम पेस से चलो, अच्छे से पढ़ो और हम आगे बढ़े। आई डोंट वांट टू फिनिश दिस पार्ट एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी जल्दी में खत्म करके फायदा नहीं होगा। सिंसियरली पढ़ते जाओ। चलो लेट्स गो टू करेक्टिव कंट्रोल। अब सिंपल है, करेक्टिव कंट्रोल एकदम लास्ट स्टेज है कि भैया सुनो, प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाया आपने, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ इंट्रूजन्स या एरर्स मिल जाते हैं तो आपको क्या लगता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल को ठीक करना पड़ेगा। बेसिकली जो लूप होल्स रहेंगे, जो प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके कंट्रोल्स के अंदर, उन्हें ठीक करना इज कॉल्ड एज करेक्टिव कंट्रोल। मेन ऑब्जेक्टिव है करेक्टिव कंट्रोल का कि यार देखो, प्रिवेंटिव कंट्रोल अगर काम नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से कहना इससे एक कोई ना कोई थ्रेट होगा या डैमेज होगा हमारे सिस्टम को, उस डैमेज को मिनिमाइज करना, उसके इंपैक्ट को रिड्यूस करना, वही ऑब्जेक्टिव है करेक्टिव कंट्रोल का। तो करेक्टिव कंट्रोल कैन बी ए वेरी सिंपल, डेटा एंट्री करेक्ट कर दो। आपने सुना होगा ना, एक करेक्शन एंट्रीज आप पास कर सकते हो, दैट कैन बी अ वेरी सिंपल एग्जांपल। और सबसे डिफिकल्ट लेवल पे कुछ अनऑथराइज इंसान को आपने बिना रोल्स को कंसीडर किए एक्सेस दे दिया, तो उस यूजर को निकालना पड़ेगा या उस यूजर को परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। सो इट कैन बी सम एक्सट्रीम एक्शंस और इट कैन बी अ वेरी सिंपल एक्शन ऑल्सो। पर करेक्टिव कंट्रोल का रेंज बहुत बड़ा होता है, बट इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, बिकॉज करेक्टिव कंट्रोल अगर टाइमली अपडेट ना किए जाए ना, तो प्रॉब्लम क्या है, वो जो प्रिवेंटिव कंट्रोल के लूप होल्स है वो लोगों को पता चल जाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू गेट मिसयूज्ड बाय पीपल। सी, इट इज डिजायरेबल टू करेक्ट एरर्स, ओमिशंस एंड इंसिडेंट्स जिनको हमने डिटेक्ट कर लिया है। इट कैन बी अ सिंपल डेटा एंट्री एरर,
या आप अनऑथराइज यूजर्स को रिमूव कर रहे हो या सॉफ्टवेयर को बदल रहे हो, और इन सर्टेन एक्सट्रीम केसेस आप पूरे सिस्टम को ही हटा करके नए सिस्टम को अक्वायर भी कर सकते हो, इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, बिकॉज एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के अंदर बहुत ज्यादा लूप होल्स भी हो सकते हैं। तो करेक्टिव कंट्रोल्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिड्यूस द इंपैक्ट और करेक्ट एन एरर वंस इट हैज बीन डिटेक्टेड। नाउ कैन यू कम हियर? The main characteristics is minimizing the impact of threat, identifying what are the main causes of the problem, and उस root cause को ठीक करोगे आप, provide a remedy, that means a solution to these root causes, and getting a feedback, that is ensuring ये preventive detective को मालूम है कि ये corrective हो चुका है और वापस से वो एक streamlined तरीके से काम करना शुरू करे। That is the main objective. Now listen to me carefully. From exam point of view, the definition should come. What is preventive, what is detective, what is corrective? ठीक है, उसके बाद में वन एडिशनल पॉइंट कि यार प्रिवेंटिव के 2-3 एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, एंड नॉर्मली प्रिवेंटिव कंट्रोल्स अगर आप मुझे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट स्टेज कंट्रोल्स हैं। फिर आप लिखो डिटेक्टिव कंट्रोल्स, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन प्रिवेंटिव कंट्रोल्स फेल टू वर्क, या इनका इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है प्रिवेंटिव से, ताकि आप इन एरर्स को टाइमली बेसिस पे डिटेक्ट कर सकते हो, ताकि उसका इंपैक्ट जो है वो मिनिमाइज हो पाएगा। फिर करेक्टिव इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो इन तीनों को स्ट्रीमलाइन करता है ताकि आप चीजों को ठीक करके अपने प्रोसेस को एक लूप होल से खत्म कर सकते हो पूरा का पूरा, एंड यू कैन इंश्योर दैट ये जो सिस्टम का एफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एक्चुअली अचीव हो पाएंगे। तो आपने एग्जाम्पल्स देने चाहिए, 1-2 एग्जाम्पल जो यहां पे दिए हुए हैं, आपने 1-2 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स लिखने चाहिए और डेफिनेशन लिखना चाहिए। उतना लिख दोगे तब भी 6 मार्क के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मेरे हिसाब से इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है और ना ही आसानी से पूछा जाएगा। हाँ, यहां पर मे बी एमसीक्यू बन सकता है एक आध एग्जाम्पल लेके कि ये वाला जो कंट्रोल है ये प्रिवेंटिव नेचर का है या डिटेक्टिव नेचर का है या करेक्टिव नेचर का है। एमसीक्यू कैन कम, और 2 मार्क जो स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन होता है 3 और 2 मार्क का, वहां पर 2 मार्क के लिए आ सकता है कि प्रिवेंटिव या करेक्टिव कंट्रोल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। In that case, you just need to write 3-4 lines: the definition, characteristic, and examples. Are you comfortable? फटाफट से 2 मिनट दे रहा हूं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव तीनों को वापस से पढ़ लो। इफ यू कंफर्टेबल देन वील प्रोसीड विद द नेक्स्ट सेट ऑफ कंट्रोल्स। क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स फटाफट से। Hello, hello. Am I not audible? Someone is saying I'm not audible. Am I not audible, guys? Please respond. चलो आगे बढ़े। शुड वी प्रोसीड? पूरा दिन मेरे को तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा बार बार, बताएगा। चलो लेट्स गो नेक्स्ट। सो सेकंड सेट ऑफ कंट्रोल्स। नाउ हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट पहले ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तीनों को पढ़ लिया, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, ठीक है। नाउ द सेकंड सेट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस। मतलब जब आप एक कंट्रोल्स को डिजाइन करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल रिसोर्सेस व्हाट दे आर गोइंग टू कंज्यूम, उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो पहला वाला क्या है, एंड लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू फर्स्ट, फिर हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो, उसके आसपास का environmental impact in terms of, let's say there can be a fire damage, there can be a water damage, there can be power fluctuations, there can be pollution or other category of damage, उसके इम्पैक्ट से आप अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बचाओगे, वो कंट्रोल्स जो रहेंगे वो एनवायरमेंटल कंट्रोल्स कहलाएंगे। बहुत ही बेसिक है, बीकॉम लेवल के हैं। यहां पर आ गया तुम्हारा लॉटरी है मेरे हिसाब से, समझ रहे हो मेरा बात।
बहुत ही आसान है, ठीक है। दैट इज एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। यहां पर आपका फायर डैमेज, वाटर डैमेज, पावर स्पाइक्स और पावर फेलियर्स, या हम पोल्यूशन या अदर कैटेगरी के जो एनवायरमेंटल कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, हाउ दे कैन पॉसिबली इंपैक्ट माय आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कैसे अलग अलग कंट्रोल्स लगाएंगे। मेजॉरिटी कंट्रोल्स जो यहां पे डिस्कस करेंगे ना एनवायरमेंटल में, वो सारे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स ही आपको देखने को मिल। सी मेजॉरिटी कंट्रोल्स जो है ना बेटा, वो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स ही होते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल्स बहुत कम होते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल्स क्या हो सकता है? गलती को ढूंढना, मतलब एक्सेप्शन रिपोर्ट्स निकालना, सुपरवाइज करना या सरप्राइज एलिमेंट लेके आना, वो तो डिटेक्टिव कंट्रोल्स बहुत कम होते हैं। मेजॉरिटी कंट्रोल्स जो हम पढ़ने वाले ना, सब प्रिवेंटिव नेचर के ही रहने वाले हैं। फिर आता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। मतलब लेट्स से हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कंपनी के अंदर डिजाइंड है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजाइंड है, उसका एक्सेस फिजिकली कैसे हम एक ऑथराइज इंसान को ही अलाउ करें, उसके लिए जो कंट्रोल लगाए जाएंगे वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कहलाएंगे। यहां पर वो बताएगा आपको कैसे आपने अलग अलग कैटेगरी के डोर्स बनाने चाहिए, पिन का इस्तेमाल करना चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, वीडियो कैमरास कैसे आप यूज कर सकते हो। मतलब फिजिकली आप कैसे अनऑथराइज इंसान को उस सिस्टम को एक्सेस करने से रोक सकते हो, वो कंट्रोल्स कहलाएंगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट वन, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली, वो है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ही एक्चुअली डिस्कस करने लायक कंट्रोल्स है, जहां वो बताएगा कि कैसे आप सिस्टम के अंदर, नाउ इट्स नॉट जस्ट द प्रीमाइसेस, नाउ वी आर टॉकिंग, सो यहां पर फिजिकल में ना प्रीमाइसेस का फोकस था, यहां पर अभी सिस्टम का बात कर रहे हैं जो प्रीमाइसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। उस सिस्टम के अंदर कैसे हम इंश्योर करेंगे कि एक ऑथराइज इंसान ही एक्सेस कर रहा है, ऑथराइज डेटा को ही एक्सेस कर रहा है और ऑथराइज तरीके से उसे यूज कर रहा है, उसके लिए हमें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। तो यस, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, बहुत सिंपल है, आसानी से पढ़ोगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाला है। लॉजिकल एक्सेस में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा बात समझ में आया एक ब्रॉडर लेवल पे, हम किस तरीके से बात समझ में आया ना, तो अंदर का कंटेंट भी समझ में आएगा, हेडिंग्स भी समझ में आएगा और फिर याद भी होगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, देन बाकी के सारे स्टेप्स यूजलेस हैं। आर यू कंफर्टेबल? कैन आई प्रोसीड? और बेटा आज ना मेरे से ज्यादा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू ट्राई एंड रिवाइज, देन ओनली इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। मेरे लिए क्या है, मैं डिलीवर करेगा, मैंने ये चीज पहले भी पढ़ाई, वापस पढ़ा देगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर मी। डू यू गेट माय पॉइंट? मे बी आज थोड़ा एक ओवरऑल ब्रॉडर लेवल से रहेगा, जनरल डिटेल डिस्कशन नहीं रहेगा, बट आपको मेहनत करना है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो और साथ में रिवाइज कर रहे हो। अगर आप मेहनत करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा सेशन पूरा का पूरा, वरना इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर टू यू अगेन एंड अगेन in the first session itself. Are you comfortable with this? Can you proceed now? चलो, let's discuss environmental control first. तो चलो, on the basis of nature of information system resources, हमारे पास ब्रॉडर लेवल पे 3 कैटेगरीज है। पहला वाला है एनवायरमेंटल कंट्रोल। अब देखो, एनवायरमेंटल कंट्रोल में उन्होंने बात किया है फायर डैमेज के बारे में, फिर आएगा इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर, दैट मींस द पावर स्पाइक बेसिकली, फिर वाटर डैमेजेस के बारे में, और लास्ट में आएगा पोल्यूशन एंड अदर डैमेजेस। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, आपके पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन एनवायरमेंटल हैजार्ड से बचाने के लिए आपने क्या क्या कंट्रोल लगाने चाहिए। सबके सब ना प्रिवेंटिव नेचर के हैं, सबके सब, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑफ प्रिवेंटिव नेचर। सब याद नहीं करने का है। अब देखो एग्जाम में क्या आएगा, डायरेक्टली एनवायरमेंटल कंट्रोल पे क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, हायर साइड ऑन एनवायरमेंटल कंट्रोल। इफ देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन एनवायरमेंटल कंट्रोल फॉर 4 मार्क्स, आपके लिए बहुत सिंपल है। पहले एनवायरमेंटल कंट्रोल्स का मतलब क्या है, देखो दीज आर दोस कंट्रोल्स रिलेटिंग टू विच एनवायरमेंट। बार बार बोल रहा था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब द वर्ड इज कॉल्ड एज आईटी एनवायरमेंट। सर इट इज रिलेटेड टू माय पावर स्पाइक्स, यूपीएस, ये कुछ एग्जांपल्स दे दिए उन्होंने। तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मली जो हमारे एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं उनसे हमारे आईटी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंट्रोल लगाए जाते हैं, सो बेसिकली द कंट्रोल्स डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द आईटी एनवायरमेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, दोस कंट्रोल्स कैन बी called as environmental controls. Do you understand the definition of environmental control beta? Do you understand the definition of environmental control now?
controls which are designed to protect your IT environment or infrastructure from any kind of environmental hazard. Those controls can be called as environmental control. Now this may include the following controls. Number one can be फायर डैमेज. अब फायर डैमेज को रोकने के लिए आप क्या क्या करने वाले हो? दो तीन कोई भी एग्जांपल. दे कैन बी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल फायर अलार्म हो सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स आप इंस्टॉल कर सकते हो, फायर प्रूफ वॉल्स बना सकते हो ताकि आपके जो मेन आपके हार्डवेयर जो पड़ा है, आईटी हार्डवेयर जो पड़ा है आपका, उसको आसानी से फायर कैच ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कर सकते हो. ठीक है. फिर आप कम से कम वुड या प्लास्टिक का इस्तेमाल करो ताकि कम से कम इंपैक्ट आए. ठीक है. टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायरिंग द लोकेशन ऑफ कंप्यूटर रूम शुड बी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड. मतलब ना तो बेसमेंट में होना चाहिए, ना ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए, ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. इट शुड बी समवेयर इन द मिडिल ताकि सर उसका इंपैक्ट कम से कम आए. ठीक है. देखो फिर देखो क्या बोलता है. आप एक डॉक्यूमेंट करो, आपका आप रिमेंबर आई टोल्ड यू फायर ड्रिल्स करके रहते हैं, हमारे इमरजेंसी प्लान्स होते हैं दैट इन केस ऑफ फायर हाउ विल यू एज अ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड. तो ऐसे इवैक्यूएशन प्लान्स आपने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड रखने चाहिए, पूरे एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना चाहिए. दे शुड नो व्हाट टू डू इन दीस टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. ये हमारे लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एंड टेस्टेड इवैक्यूएशन प्लान एग्जिस्ट करना चाहिए. रादर आई टेल यू व्हाट फायर ड्रिल्स रेगुलरली होने चाहिए सो दैट माय एम्प्लॉयज आर प्रिपेयर्ड हाउ डू दे नीड टू रिएक्ट इन दोस डिफिकल्ट टाइम्स. You remember I told you, I think I explained you this when I was in Deloitte. On that time also there was a lot of fire drills regularly. In every 6 months or 8 months there used to be a fire drill where they used to tell us that in these times or scenarios how you are going to respond. Let's say for example we used to sit on 8th or 9th floor. अगर suddenly lifts block हो जाए तो बोलते हैं stairs को आपने catch करना चाहिए. stairs अगर बहुत ज़्यादा occupied हो जाए और आपको बहुत serious cases होते हैं तो out of all glasses there are some specific glasses of the building जो breakable होते हैं easily. तो वो बोलता है fire extinguisher उठाना है, उस glass को break करना है and jump करने से पहले देखना है नीचे कोई लोग है या नहीं है. Do you get my point? So these types of basic plans should be there on a piece of paper and should be explained properly to the employees. There should be smoke detectors which is very very common. And जो हमारे वायरिंग्स है, जो वायर्स हैं, उनको ना नॉर्मली एक प्लास्टिक, जो हमारा याद है एक क्रीम कलर का प्लास्टिक वाला पार्ट होता है, एक उसके अंदर आपने अच्छे से एक इनफ्लेमेबल जो मटेरियल नहीं होता है उसके अंदर डाल करके वायर्स को रखना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रिकल पैनल्स वगैरह आसानी से फायर को कैच ना करे और सिक्योर्ड रहे. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. ये हमारे हो गए फायर डैमेजेस से प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल. हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा अभी? इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स. ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या पढ़ लिया हमने? प्रिवेंटिव पढ़ लिया, डिटेक्टिव पढ़ लिया, करेक्टिव पढ़ लिया. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज पर्सपेक्टिव. ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ रिसोर्सेज वी हैव 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल कंट्रोल. उसके अंदर एक एग्जांपल है फायर डैमेज का. दूसरा देखो पावर स्पाइक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर. इसके लिए आप सिंपल चीज बोलोगे, आपके पास में यूपीएस होना चाहिए ताकि आपका सिस्टम सडनली उड़ ना जाए. फिर आपके पास में वोल्टेज रेगुलेटर्स होने चाहिए और एक इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशन एक स्विच से आपको पूरा का पूरा पावर रोका जा सकता ताकि कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए. फिर देखो वाटर डैमेजेस. इसके लिए आपको वाटरप्रूफ सीलिंग्स वगैरह बनाने चाहिए. एक अच्छा पॉजिटिव ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए कंपनी के अंदर. अलार्म्स लगाने चाहिए ताकि वो एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इन केस ऑफ let's say water damages, the water crossing certain levels needs to be alarming. Then water leakage alarms वगैरह हो सकते हैं. आप फ्लड प्रोन एरियाज में टॉप फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अपने डिवाइसेस को ना रखें. समवेयर इन द मिडिल विल बी बेटर. सो दैट्स द काइंड ऑफ डिसीजन यू कैन टेक टू अवॉइड वाटर डैमेज. दे आर वेरी वेरी बीकॉम लेवल आंसर्स अकॉर्डिंग टू मी. एक बार पढ़ लोगे ना आप आराम से दो तीन पॉइंट लिख पाओगे. जनरल 2-3 एग्जांपल्स लिखने हैं. लास्ट वाला पोल्यूशन डैमेज एंड अदर डैमेजेस. अब इसमें एक एग्जांपल अच्छा है. प्रोहिबिशन अगेंस्ट ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग विद इन दी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी. तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर रूम रहता है, उस सर्वर रूम के अंदर ईटिंग ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज उनका कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है. दैट इज व्हाई दीज बेसिक कंट्रोल्स कैन बी डिजाइन. एक काम करो, क्विकली स्पेंड 2-3 मिनट्स आराम से एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को पढ़ो. ये इतना आसान है, अगर 4 मार्क के लिए है तो तुम्हारे लिए एक केक वॉक रहेगा. मैं तुमको बता रहा हूं बेटा, एनवायरमेंटल एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स बहुत आसान है और पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि लॉजिकल एक्सेस पे ना बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. देयर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पे आ चुका है. तो ज्यादा चांसेस है एनवायरमेंटल एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पे पूछने का और वो आपके लिए लिटरली केक वॉक रहेगा. इसीलिए अच्छा टाइम इन्वेस्ट करो, स्पेंड गुड 3-4 मिनट्स आराम से एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को पढ़ो. फिर हम आगे जाएंगे टू द नेक्स्ट वन, दैट इज माय फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स.
डन। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं आगे। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल? जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ योर टैंजिबल रिसोर्सेज, दैट मींस आपके हार्डवेयर हो गए, या इनटैंजिबल रिसोर्सेज मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर हो गए, उनको कोई अनऑथराइज इंसान फिजिकली ब्रीच ना कर पाए या एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए जो कंट्रोल्स लगाते हैं वो फिजिकल एक्सेस। मतलब यहां पर ना पासवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर है कि भैया फिजिकली आप क्या बैरियर्स बना सकते हो ताकि एक अनऑथराइज इंसान आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड जो टैंजिबल या इंटैंजिबल रिसोर्सेज है, मतलब जो आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैं, उनको एक्सेस ना कर पाए। देखो, दीज कंट्रोल्स आर रिलेटिंग टू फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ व्हाट सर? my tangible and intangible information system resources। मतलब सिक्योरिटी गार्ड लगाना, डोर अलार्म्स लगाना, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रखना, विजिटर का लॉग रखना, सीसीटीवी मॉनिटरिंग करना, बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं। ये कहलाते हैं मेरे लिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। देखो पहला वाला क्या है? लॉक ऑन डोर्स। अलग अलग टाइप के एग्जांपल दे दिए उसने, कॉम्बिनेशन दैट इज साइफर लॉक दे दिया, बोल्ट वाला डोर लॉक दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक बोल दिया उसने आपको, फिर पिन नंबर लगा सकते हो या बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगा सकते हो थ्रू प्लास्टिक कार्ड्स हो गया, आइडेंटिफिकेशन बैजेस हो गए आपके, फिर लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज, मतलब मैन्युअली लॉगिंग करने के लिए। आई हैव गिवन यू मल्टीपल एग्जांपल्स, या तो मैनुअल लॉगिंग रहेगा या इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग कैन बी, आप उस ऑफिस में जब एंटर कर रहे हो तो लेट्स से आपको पहले स्वाइप कार्ड के थ्रू एक सिस्टम एंट्री करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली ट्रेस करेगा कि कितने बजे कौन सा एम्प्लॉय कौन से एरिया में कौन से डोर से एंटर कर रहा है। दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड। एंड देखो अदर मीन्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स है। देखो नंबर 1 वीडियो कैमरास, सिक्योरिटी गार्ड्स को रखना, विजिटर एक्सेस, जो थर्ड पार्टी विजिटर्स है, लाइक आई टोल्ड यू वंस अपॉन अ टाइम गूगल ऑफिसेज जो थे हैदराबाद के अंदर, इवन आप फ्लोर के ऊपर जा सकते थे। लाइक एज अ विजिटर आई हैव गॉन टू द फ्लोर ऑफ गूगल लॉट ऑफ ईयर्स बैक, बट देन इवेंचुअली दे रियलाइज दैट विजिटर्स को सिर्फ मे बी कैफेटेरियाज तक या लाउंज तक का एक्सेस मिलना चाहिए, आपके वर्क फ्लोस का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो आप कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस बना सकते हो। प्लस जब विजिटर एंटर कर रहा है, उस विजिटर को कौन अंदर लेके आ रहा है, उस इंसान का भी डिटेल। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज वर्किंग इन गूगल, पहले उस इंसान का आईडी कार्ड से एंट्री किया जाएगा कि वो इंसान कौन से विजिटर को, और विजिटर के पास में एक टैग होना चाहिए जो आपको लगा के रखना पड़ता है यहां पे कंपल्सरीली इफ यू आर अ विजिटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो हमारे बॉन्डेड पर्सनल है, मतलब जो हमारे क्लीनिंग वाला, रिपेयर्स मेंटेनेंस वाला जो काम होता है, मतलब जो हमारा डे टू डे कैंटीन को मैनेज करते हैं या क्लीनिंग वाला जो पार्ट मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन साथ में प्रॉपर बॉन्ड्स या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखने चाहिए ताकि वो कोई इंट्रूजन करने का ट्राई ना करें। डेड मैन डोर, मैंने आपको बताया था, ये डेड मैन डोर मतलब ये ऐसा डोर है जहां पर देयर आर 2 कनेक्टेड डोर्स। पहले एक इंसान एक डोर में एंटर करेगा, वो डोर क्लोज होगा, तब जाके दूसरा डोर ओपन होगा। बहुत सारे एयरपोर्ट्स के अंदर ये डेड मैन डोर बनाया जाता है। इट्स वेरी वेरी कॉमन। देखो इसको पढ़ लो। A pair of doors that are typically found in the entries to facilities such as computer rooms, पहले एंटर किया जाएगा फर्स्ट डोर में, वो बंद होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, तभी सेकंड डोर ऑपरेट होगा। दैट मींस ओनली 1 person इज परमिटेड इन द होल्डिंग एरिया, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। वो कहलाता है डेड मैन डोर। फिर जो सेंसिटिव फैसिलिटीज है, मतलब हमारा जो सर्वर रूम वगैरह है, उसका एक्सेस किसी को मिलना ही नहीं चाहिए, पता ही नहीं होना चाहिए किसी को आसानी से। कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए अगर मल्टीपल पॉइंट्स है तो कंट्रोल करो, लिमिटेड एंट्री पॉइंट से बनाओ।
यू नो अलार्म सिस्टम क्रिएट करो, पेरीमीटर फेंसिंग मतलब जो हमारे आउटस्कर्ट्स है वहां पे पेरीमीटर बना के रखो, फिर एम्प्लॉयज कब आ सकते हैं कब जा सकते हैं बाहर उसके ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ये सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में डोर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक पॉइंट लिख सकते हो, पिन नंबर के ऊपर एक पॉइंट लिख सकते हो आप, उसके बाद में अदर्स के अंदर कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू आंसर अ 4 मार्क क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से एनवायरमेंटल एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स तो बहुत सिंपल थे, केक वॉक थे। फटाफट से 5 मिनट स्पेंड करो, इसको एक बार पढ़ लो आराम से। एटलीस्ट 4 पॉइंट आप क्या लिखोगे एग्जाम में, अभी से मार्क करके लिख लो। जब आप एग्जाम के एक दिन पहले जब ये चीजें पढ़ोगे ना, अभी जो आप मार्क कर रहे हो, मेरे को उतने पॉइंट ही पढ़ना है, बाकी से पढ़ना ही नहीं है। सी आपको कोई थीसिस लिखना नहीं है, एग्जाम में 4 मार्क आंसर करने का ना, उसके लिए अभी से मार्क कर रख ले, तेरे लिए इजी क्या लगता है? तो लगता है तू वीडियो कैमरा से पॉइंट लिखेगा, सिक्योरिटी गार्ड पे पॉइंट लिखेगा, मार्क कर ले 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें, बस जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा है तो अभी से उतना ही रीड करेगा लास्ट डे, बार बार पूरा बुक पढ़ने का अब जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। डू यू गेट माई पॉइंट? ये स्ट्रेटेजी बनाओ, अच्छे से इसको यूज करो ताकि तुम्हारा लास्ट डे कम से कम टाइम स्पेंड होगा इन चैप्टर्स को रिवाइज करने में। क्विकली फिनिश इट ऑफ, जल्दी स्पेंड 5 मिनट्स आराम से।
डन। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास तीन थे, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज, पहला है हमारे पास में एनवायरमेंटल कंट्रोल, उसमें चार चीजें है, क्या क्या? फायर डैमेजेस, वाटर डैमेजेस, पावर स्पाइक्स, पोल्यूशन एंड अदर डैमेजेस। फिर आखिरी वाला जो हमने डिस्कस किया आज, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। इसमें आप डोर्स के ऊपर एक पॉइंट लिख सकते हो, पिन नंबर के ऊपर पॉइंट लिख सकते हो, अदर्स में कोई भी 4-5 पॉइंट, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, वीडियो कैमरास हो गए, सीसीटीवी, कुछ भी जनरल 4-5 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे लिए हो गया फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। क्या इतना पार्ट क्लियर है? तो हम डिस्कस करेंगे द लास्ट पार्ट अंडर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज, दैट इज माय लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। शुड वी गेट स्टार्टेड विद द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल गाइस? ठीक है, उसमें तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा, सुनना। हाँ, मैं मानता हूं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पे बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लेट्स से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट्स, मे 18, मे 19, नवंबर 18, नवंबर 9, मे 18, 19, नवंबर 18, 19, 4 बार में एटलीस्ट आई थिंक 2 बार ऑलरेडी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पे क्वेश्चन आ चुका है। विल लुक एट द क्वेश्चंस आल्सो, डोंट वरी। अब मैंने वो पेपर्स निकाल के रखे हैं सारे के सारे, लास्ट में हम देखेंगे। बट फिर भी मैं बोलता हूं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ढंग से सुन लो, समझ लो, बिकॉज एमसीक्यू तो अभी भी आ सकता है। इट इज स्टिल अ गुड एरिया, और एक्चुअली में अच्छा एरिया फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गो टू द लास्ट वन, दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, पहले वो समझते हैं। देखो, लॉजिकल एक्सेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल एक्सेस का मतलब लिटरली एक फिजिकल आपको एक्सेस मिले विद इन द सिस्टम ऑफ द कंपनी, समझ रहे हो? या द प्रीमाइसेस। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रीमाइसेस, उसके अंदर आपको एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। व्हेन आई टॉक अबाउट लॉजिकल एक्सेस, मतलब क्या आपको सिस्टम के अंदर एक्सेस मिल रहा है, क्या आपको सिस्टम में जो डेटा है उसका एक्सेस मिल रहा है, क्या आपको जो सिस्टम के अंदर लेट्स से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, उनका एक्सेस मिल रहा है क्या? उसको ढंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे अनऑथराइज इंसान से रोकने के लिए जब आप कंट्रोल्स को बनाते हो, वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स कहलाते हैं। बेसिकली वी डोंट वांट एनी अनऑथराइज पर्सन टू एक्सेस द सिस्टम। दैट मीन्स वो सिस्टम में एंट्री कर पा रहा है क्या, वो सिस्टम में जो डेटा है उसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर पा रहा है क्या, या वो सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है क्या, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल बनाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलूंगा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है, पर वो काफी जेनरिक नेचर के हैं, कोई भी उसको आसानी से बना सकता है। देयर आर लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर मोर डिटेल्ड एंड मोर स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज व्हाई दे आर मोर इंपॉर्टेंट। सी, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर इंप्लीमेंटेड टू एंश्योर कि आपके सिस्टम का जो एक्सेस है, डेटा का जो एक्सेस है, या प्रोग्राम्स का जो एक्सेस है, वो रेस्ट्रिक्ट किया जाए टू ओनली ऑथराइज्ड यूजर, ताकि हम अनऑथराइज्ड यूज को रोक सकते हैं, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर या मॉडिफिकेशन को रोक सकते हैं, या कोई डेटा का डैमेज या जो लॉस है उसको आप रोक सकते हैं। इसके लिए आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को लगाते हैं। पहले लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का डेफिनेशन आपको समझना चाहिए। रीड दिस वंस अगेन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? सबसे पहले इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस देन विल गो नेक्स्ट। जल्दी पढ़ो। डेफिनेशन क्लियर है? जरा यहां पे आओ, सीधा कम टू पेज नंबर 3.41। लेट्स डिस्कस सम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। पहले कुछ कंट्रोल्स को डिस्कस करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर 2 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जनरल डिस्कशन है वो भी करेंगे। कम टू पेज नंबर 3.41। आर यू ऑल देयर? आर यू ऑल देयर? ठीक है। द फर्स्ट वन इज यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। अभी जो पॉइंट नंबर 1 है और जो पॉइंट नंबर 2 है, दोनों कनेक्टेड है। मेरे हिसाब से वो दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं था। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दोनों कनेक्टेड है। व्हाट इज यूजर एक्सेस मैनेजमेंट? देखो, हम क्या चाहते हो, सिस्टम के अंदर ऑथराइज इंसान ही एंटर करे। तो क्या करने का? सिंपल है, हर ऑथराइज इंसान को यूजर आईडी पासवर्ड दे दो। बिना यूजर आईडी पासवर्ड के कोई भी ऑथराइज इंसान एंटर नहीं कर पाएगा। तो कैन आई से हर एम्प्लॉई ने, हर ऑथराइज यूजर ने पहले अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए।
रजिस्टर करने के बाद में उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से उसको प्रिविलेजेस दिया जाएगा या एक्सेस दिया जाएगा। फिर उसको बोला जाएगा ये तेरा यूजर आईडी है, ये तेरा अभी जनरल पासवर्ड है, यू हैव टू सेट योर पासवर्ड अकॉर्डिंगली। कहना इसे वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को सेट करने के लिए। तो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब है जो यूजर उस सिस्टम को एक्सेस करने वाला है उसको अच्छे से मैनेज करो। तो मतलब एक पहले यूजर का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराओ, उस यूजर को उसके रोल्स एंड प्रिविलेजेस के हिसाब से ही एक्सेस दो, उसको बोलते हैं प्रिविलेज मैनेजमेंट। फिर से उसको बोलो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, तो प्रॉपर पासवर्ड्स मैनेज करने के लिए बोलो। एंड अब फ्रॉम अ डिटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रेगुलरली आपके यूजर्स के प्रिविलेजेस को रिविजिट भी करके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने किसी यूजर को एक्सेस प्रिविलेज या ज्यादा प्रिविलेज दे दिया है, या आपने रिव्यू करना चाहिए अपने यूजर के एक्सेस राइट्स को। कहीं सडनली किसी को ज्यादा राइट्स दे दिया है तो आपने उसको इमीडिएटली ठीक भी करना चाहिए। कहना इसे ये मेरे लिए इज नथिंग बट यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएगा। देखो हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब सिस्टम के अंदर या जो सिस्टम में जो डेटा है या जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है उनका एक्सेस एक ऑथराइज इंसान को ही मिले, इसके लिए जो कंट्रोल लगा रहे हो वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। उसका एक पहला तरीका है कि भैया ऑथराइज इंसान ही एंटर करे। इसके लिए क्या करो, एक यूजर के एक्सेस को अच्छे से मैनेज करो, उसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन करो, उनके प्रिविलेजेस को मैनेज करो, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सेट करने के लिए बोलो, उनको बोलो अपने सिस्टम्स को अपने लैपटॉप्स को कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़े। मैंने आपको याद है एग्जांपल दिया था इन पीडब्ल्यूसी डूइंग माय आर्टिकलशिप, वी हैड अ ट्रेंड, अगर किसी ने अपना लैपटॉप लॉक किए बिना विंडोज एल प्रेस किए बिना अगर छोड़ दिया है तो उससे हम ईमेल लिखना शुरू कर देते थे। बेसिकली वी विल जस्ट गेट टू एंश्योर दैट वी हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस लैपटॉप, वी डोंट वांट एनी अनऑथराइज्ड पर्सन टू एक्सेस दिस। इसीलिए यूजर को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना जरूरी है। तो ये आएगा यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। देखो पहला पॉइंट क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन। फिर देखो प्रिविलेज मैनेजमेंट, उसके जॉब के हिसाब से उसको प्रिविलेज एक्सेस मिलना चाहिए। फिर उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेज करने के बारे में बताना चाहिए। पासवर्ड शुड नॉट बी पासवर्ड @123 या आपका नाम ही आपका पासवर्ड है, इतना बेसिक टाइप नहीं होना चाहिए। फिर आपने यूजर के एक्सेस राइट्स को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए, इफ रिक्वायर्ड उसे ठीक भी करना चाहिए। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो वापस सेम, password should be strong and never leave your equipments unattended. Can I say 1 and 2 are connected to by user access management? फटाफट से इन दोनों को पढ़ो, ये दोनों जनरल है, आई डोंट सी इस पे कभी क्वेश्चन आएगा। यहां पे आया तो बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए, ना आज तक पूछा गया इस पे, बट कभी ना कभी अगर आया तो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। इसलिए फटाफट से यूजर एक्सेस मैनेजमेंट एंड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को पढ़ो, उड़ा दो, बहुत सिंपल है। तो फटाफट से जल्दी पढ़ो, उड़ाओ। डन। अरे पढ़ रहे हो क्या भाई तुम लोग? चलो let's go to the third one, network access control. Now I'll tell you honestly, this was the most important one and they have asked a question on this. Already पूछा जा चुका है एक 6 mark का question. I don't remember which attempt, but they've already asked a question on this. What is network access control? Now majority of our systems across organizations, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे एम्प्लॉइज रिमोट लोकेशन से काम करते हैं
and in this COVID time you are aware that majority of the people have work from home option. That means directly indirectly थ्रू अ नेटवर्क आपको आपके एंटिटी के सर्वर का एक्सेस मिलता है इनडायरेक्टली. कैन आई से? तो हमारे नेटवर्क को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है, क्या कोई अनऑथराइज इंसान हमारे ऑथराइज नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकता है क्या? मतलब इंट्रूड कर सकता है क्या, या आसानी से एंटर कर सकता है क्या? ये अवॉइड करने के लिए हमने अच्छे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल को लगाना चाहिए. ये अच्छी चीज है. यहां पर आप अच्छे फायरवॉल्स लगा सकते हो, या बिना वीपीएन के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब आप अपना जो इंपॉर्टेंट सर्वर का एक्सेस है वो बिना वीपीएन के दो ही नहीं, मतलब अपना प्राइवेट नेटवर्क बना लो, उसके थ्रू ही सिर्फ एक्सेस दोगे. समझ लो मेरा बात? दैट बेसिकली एक ऐसा एनफोर्स्ड पाथ बना दो कि आपका यूजर जो है ऑथराइज तरीके से वो पाथ अगर फॉलो करता है तो ही उसको एक्सेस मिलेगा. कॉल बैक डिवाइसेस लगा सकते हो. दैट मींस डायरेक्टली एक्सेस मिलेगा ही नहीं, पहले यूजर ट्राई करेगा एक्सेस करने का, अपना इंफॉर्मेशन सबमिट करके जाएगा, फिर अगर आपको लगता है वो ऑथराइज यूजर है तो आप उसको इनवाइट करोगे टू ज्वाइन. मतलब इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हो. देखो नंबर 1, पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज. मतलब आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट जो सर्विसेज है उसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए कर सकते हो. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स दैट सोशल मीडिया, इवन जीमेल, if I'm not wrong, just for information, that if I use a Big Four laptop, that means a Deloitte laptop or a EY laptop, they don't even allow me to open Gmail on their, on their network. The reason being they don't want any open source email to be there. Rather मैं अगर उस डिवाइस से उनके नेटवर्क से ईमेल से ट्राई करता हूं तो वो मुझे अगर ऑफिशियल मेरा ईमेल आउटलुक है तो मैं आउटलुक से ईमेल कर सकता हूं, जीमेल से ईमेल नहीं कर पाऊंगा फ्रॉम दैट डिवाइस एंड दैट नेटवर्क. वो मेरे को एनफोर्स्ड पाथ, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि यही पाथ से आप एंटर कर सकते हो, यही चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो. फिर सर वो इंपॉर्टेंट नेटवर्क को सेग्रीगेट कर सकता है. मतलब जो इंपॉर्टेंट सर्वर जहां पर डेटा स्टोर्ड है उसको बोलेगा वीपीएन के थ्रू. तो पहले आपको अपने सिस्टम के अंदर वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा, वीपीएन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वीपीएन के अंदर एंटर करने का तो आपको पाथ देना पड़ेगा, यूजर आईडी पासवर्ड, फिर वो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको लगता है ये ऑथराइज इंसान है तो ये आपको एंट्री मिलेगा. तो बेसिकली आप वीपीएन के थ्रू, एक वीपीएन कनेक्शन के थ्रू सेग्रीगेट कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स को, या आप फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हो. दैट मींस एक अनऑथराइज इंसान डायरेक्टली आपके नेटवर्क में एंटर ही ना कर पाए, इसको आप रोकने का ट्राई कर सकते हो. या आप इंक्रिप्शन कर सकते हो. यू रिमेंबर इंक्रिप्शन, दैट मींस कन्वर्टिंग योर क्लियर या सिंपल टेक्स्ट इनटू अ साइफर टेक्स्ट, मतलब एस्टेरिस्क मार्क में या अलग तरीके से, ताकि वो किसी को समझ में ना आए अनलेस यू हैव अ code to unlock that text. And last one, another example given to you is callback device, where you want to enter into a network. वो डायरेक्टली आपको एंट्री अलाउ नहीं करता है, वो आपको बोलेगा अपना इन्फॉर्मेशन छोड़ करके आप वहां से वापस चले जाओ, फिर वो इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेगा, अगर ठीक लगता है तो वो आपको वापस से इनवाइट भेजेगा टू एंटर इनटू द सिस्टम. दैट इज कॉल्ड एज कॉलबैक डिवाइस. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने, जरूरी नहीं आप ऐसा कैसा इस्तेमाल करो. वीपीएन हम बहुत साल पहले यूज करते थे. डू यू गेट माय पॉइंट? वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. तो इनमें से कुछ चीजें हम आज भी यूज करते हैं, कुछ चीजें विद टाइम बदलती भी जाती है. बट येस, नाउ वी हैव more security in terms of network access, but at the same time the number of hackers, the number of unauthorized access, उसके अटेम्प्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं. ऐसा नहीं है दैट एक साइड से बेनिफिट ही हो रहा है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है. दे बोथ गो हैंड इन हैंड टुगेदर. इनमें से अगर आपको कोई भी 4 या 5 पॉइंट भी समझ में आ जाए और आप लिख पाओ तो भी आपका काम हो जाता है. दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच आई से आस्क्ड वंस in one of the attempts, that is called as network access control. according to me बिल्कुल लॉजिकल है. कुछ पॉइंट में रिपीटेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स बनाने के लिए बना दिया है, बट ऑब्जेक्टिव सिंपल है. एक अच्छा पॉलिसी बनाओ, या एक एनफोर्स पाथ बनाओ, या अपने सर्वर्स का सेग्रीगेशन करो ताकि एक वीपीएन के थ्रू ही आप एक्सेस कर पाओ. फायरवॉल्स को इंस्टॉल करो, कॉल बैक डिवाइसेस लगा सकते हो. ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप अनऑथराइज तरीके से आपके नेटवर्क्स को कोई इंट्रूड करे उसको आप रोक सकते हो. एंड द कंट्रोल्स कैन बी कॉल्ड एज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स. स्पेंड 5 मिनट्स, पढ़ो फटाफट से. यूजर एक्सेस मैनेजमेंट हो गया, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल हो गया. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे. जल्दी से खत्म करो फिर हम आगे बढ़ेंगे.
Are you able to understand, guys? सिंपल लग रहा है अभी पढ़ने में, रिवाइज करने में? लिख पाओगे आंसर एग्जाम में? ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मान लेते तुम्हारा बात। ऑप्शन क्या है मेरे पास? ऐसे भी तुमको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। चलो लेट्स गो नेक्स्ट। तो सर अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? वापस से भूल जाओ, भूलो मत। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स 3 थे। कौन कौन से? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज का नेचर वी डिस्कस फर्स्ट एनवायरमेंटल कंट्रोल। उसमें वाटर डैमेज आ गया, फायर डैमेज आ गया, पावर स्पाइक्स आ गया, पोल्यूशन अदर पार्ट आ गया। फिर आ गया फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, जहां पर डोर के बारे में बात करेगा, पिन के बारे में बात करेगा, अदर्स के बारे में बात करेगा। फिर हम आए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, मतलब सिस्टम के अंदर एक्सेस किसको मिल सकता है, सिस्टम में जो डेटा है उसका एक्सेस किसको मिल सकता है, सिस्टम के अंदर जो लेट्स से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनका एक्सेस किसको मिल सकता है। इसके लिए जो कंट्रोल्स है वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स कहलाते हैं। उसमें पहला इंपॉर्टेंट था यूजर का जो एक्सेस है उसको ही मैनेज किया जाए, उसके लिए पहले पढ़ाया यूजर एक्सेस मैनेजमेंट अलॉन्ग विद यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर जिस नेटवर्क से वो लोग हमारे सिस्टम को एक्सेस करते हैं उस नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसके लिए कंट्रोल बनाया नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स। बात समझ में आया क्या? नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स। ये भी थोड़ा लॉजिकल है, मतलब यही एक एरिया है जहां मुझे लगता है शायद एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल से और पूछना चाहे तो या तो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में क्वेश्चन आएगा या ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल में क्वेश्चन आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल को ढंग से समझना। नाउ ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओएस क्या होता है सबको मालूम है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंटिटी, नाउ व्हेन आई से ओएस कंट्रोल्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिएंटेड जो कंट्रोल्स बनाने हैं, तो कहना इसे सबसे पहली चीज तो उस कंट्रोल के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस चीज को मार्क करो। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो डिटरमाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु कैन एक्सेस द ओएस, मतलब ऑथराइज इंसान। ऑथराइज इंसान भी क्या क्या रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएगा, मतलब कितना इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा, एंड वो क्या एक्शन ले सकता है। एक्शन ले सकता है मतलब सिर्फ रीड कर सकता है या एडिट भी कर सकता है, मतलब क्या क्या एक्शन ले सकता है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3 चीजें देखनी पड़ेगी, कौन एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है, एंड क्या क्या एक्शन ले सकता है। ये तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स को डिजाइन कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पहले काम करो, फटाफट से इसको वापस से रीड करो एक बार। आर यू कंफर्टेबल विद दिस राइट नाउ? अरे समझा क्या? ऐसी चीजों को मार्क करो, ये लास्ट डे वापस पढ़ना है ताकि आप इनको एग्जाम में लिख पाओ। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स के बारे में बात करोगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, तो पहले आपको लिखना ही पड़ेगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जरा नीचे आओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू कैन इंप्लीमेंट। तो देखो, टू प्रोटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल एंड आप फॉलोइंग स्टेप्स से उसको अचीव कर सकते हो। क्या क्या स्टेप्स है? पहला पॉइंट देखो क्या बोलता है, ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। अब नॉर्मली हम बोल सकते हैं सर वो जो ओएस को एक्सेस करने के जो टर्मिनल्स है या इनडायरेक्टली आप जो डिवाइसेस है वही लिमिटेड रहेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे ब्लूमबर्ग का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ब्लूमबर्ग का ना आपको खुद को एक डेडिकेटेड टर्मिनल एलोकेट करना पड़ता है, उस टर्मिनल से ही आप ब्लूमबर्ग को एक्सेस कर सकते हो, उसके अलावा किसी और डिवाइस से उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। तो वो जो आपके टर्मिनल्स है उसको डिफाइन करो ताकि हम इंश्योर कर पाएंगे कि भाई उस टर्मिनल के पास में एक ऑथराइज इंसान को। हमारा ब्लूमबर्ग का टर्मिनल पता है कहां था? तो ऑन अ 10th फ्लोर बिल्डिंग 7th फ्लोर पे एक कॉन्फ्रेंस रूम था, उसमें ब्लूमबर्ग का टर्मिनल था। उस कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करने के लिए आपको स्वाइप कार्ड सिस्टम चाहिए था, तो कहने से फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा दिया ताकि ब्लूमबर्ग के टर्मिनल तक कोई अनऑथराइज इंसान पहुंचे ही नहीं। और उस टर्मिनल के बिना उस ब्लूमबर्ग के उस इंफॉर्मेशन का सब्सक्रिप्शन का कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता था। तो बेसिकली टर्मिनल को आइडेंटिफाई करो। फिर सर उस टर्मिनल के पास पहुंच भी गया, लेट्स से ये टर्मिनल सेटअप है यहां पे मेरे सामने, तब भी मैं उस टर्मिनल मतलब क्या अल्टीमेट डिवाइस रहने वाला है, एक कंप्यूटर रहने वाला, राइट, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर। अब उसके अंदर भी मुझे जब एंटर करूंगा तो यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। टर्मिनल का फिजिकल एक्सेस भी मिल गया ना, तब भी इंपॉर्टेंट है उसमें लॉगिन करना बहुत जरूरी है। अब वो लॉगिन भी ना मेरे सीनियर मैनेजर का अलग लॉगिन रहेगा
एसोसिएट का अलग लॉगिन रहेगा, डायरेक्टर का अलग लॉगिन रहेगा और पार्टनर का अलग लॉगिन रहेगा। उस लॉगिन के हिसाब से डिसाइड करेगा कि तू उस टर्मिनल में क्या क्या एक्सेस कर सकता है। तो देखो तेरे पास एक प्रॉपर लॉगिन ऑप्शन होना चाहिए फॉर दैट रेस्पेक्टिव टर्मिनल। और जब तू लॉगिन करता है, लेट्स से मैंने लॉगिन किया विद माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो सर मैं तो एक मैनेजर है, तो मैनेजर को ना रीड करने का भी एक्सेस है, एडिट करने का भी एक्सेस है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे वो डेटा किसी और को ईमेल करने का एक्सेस नहीं है, मुझे वो डेटा प्रिंट आउट निकालने का एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ मेरे पार्टनर को दिया। एग्जांपल दे रहा हूं, तो कैन आई से मेरे पास में एक एक्सेस टोकन बनना चाहिए। एक सिस्टम के अंदर टोकन बनता है कि इस मैनेजर ने, इस लेवल के बंदे ने एक्सेस करने का ट्राई किया है, ये सिर्फ रीड कर पाएगा, एडिट कर पाएगा, प्रिंट नहीं कर सकता है, ईमेल नहीं कर सकता। कैन आई से वो एक्सेस टोकन बनेगा जो मुझे डिफाइन करेगा क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। और वो एक्सेस टोकन ना उस टर्मिनल में जितने भी मेरे सेव्ड यूजर्स रहेंगे, उन यूजर्स की जो राइट्स जो सेव्ड रहेंगे उससे वो कंपेयर करेगा। तो हमारा ऐसा प्रॉपर कंट्रोल लिस्ट रहता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओनली 5 पीपल आर अलाउड, आउट ऑफ दीज 5 ओनली 2 आर अलाउड टू शेयर एंड प्रिंट, ओनली 2 आर अलाउड टू रीड एंड एडिट एंड 1 पर्सन इज अलाउड ओनली टू रीड इट। ऐसा प्रॉपर एक कंट्रोल लिस्ट बना रहेगा। तो जैसे ही देखो सिंपल चीज, पहले तो टर्मिनल को आइडेंटिफाई करो, टर्मिनल में लॉगिन जो कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, लॉगिन के बेसिस में एक एक्सेस टोकन बनाओ कि भैया वो क्या क्या चीजों का एक्सेस ले सकता है, उसका यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, ग्रुप क्या है, क्या प्रिविलेजेस है। फिर उससे उसकी जो पूरी कंट्रोल लिस्ट है उससे कंपेयर करके देखो मैच होता है कि नहीं होता है। अगर वो मैच होता है तब उसको आगे बढ़ने का मौका दो। इस चीज को छोड़ दो, अभी मैं आऊंगा यहां पे। फिर सर लेट्स से यूजर का आइडेंटिफिकेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, मतलब सर वो जो टोकन जनरेट हुआ था और जो सिस्टम में जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट था उससे मैच कर लिया। हाँ सर, यूजर के आईडी पासवर्ड मैच होते हैं, उसके प्रिविलेजेस मैच हो रहे हैं, अब उसको ये एक्सेस मिलना चाहिए। अब सर आप पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करनी चाहिए कंपल्सरीली, वो चीज आप क्रिएट कर सकते हो। फिर 2 चीजें और अच्छी है लास्ट में, देखो ड्यूरेस अलार्म टू सेफगार्ड यूजर्स। अगर आपको सडनली लगता है ये टर्मिनल का इस्तेमाल नॉर्मली मॉर्निंग 8 o'clock से रात को 8 o'clock तक होता है, नॉर्मली 8 के बाद में कोई एक्सेस नहीं करता है, सडनली इस मंथ में 3 दिन ऐसे थे दैट आफ्टर 8 PM इस टर्मिनल का एक्सेस किया था, तो कहना इसे एक एक्सेप्शन रिपोर्ट बनके पार्टनर तक जाना चाहिए कि भैया क्या किसी ने इस तरीके से एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया या एक्सेस करने का ट्राई किया है जो हमें गलत लग रहा है। इट कैन बी अ पॉसिबल इंट्रूजन। सर टर्मिनल ऑटोमेटिक टाइम आउट होना चाहिए, मतलब इट विल बिकम इनएक्टिव लेट्स से आफ्टर 8 PM और इट विल रिमेन एक्टिव फॉर 1-2 hours, आफ्टर दैट इट विल बिकम इनएक्टिव वंस अगेन। या सर आप ओवरऑल एक कनेक्शन टाइम लिमिटेड बना दो। इस तरीके से आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक अनऑथराइज इंसान एंटर ना करे, अनऑथराइज तरीके से उसको इस्तेमाल ना करे, अनऑथराइज एक्शन ना ले, इसके लिए आप अच्छे कंट्रोल्स को लगा सकते हो। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारे एंटिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कितने भी लगा लो, गेट कोई ना कोई बाईपास कर ही लेगा, सिक्योरिटी गार्ड को बाईपास कर ही लेगा, पर अगर वो सिस्टम में अगर एंटर ना कर पाए ना तब भी आप बच जाओगे। अब सिस्टम में एंटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूजर आईडी पासवर्ड, तो इसीलिए यूजर एक्सेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहीं नेटवर्क थर्ड पार्टी कहीं और बैठ के आप सिस्टम में एक्सेस करने ट्राई करते हो तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल होनी चाहिए। फिर तीसरा जो हमारा ओएस है उसको एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड, आपके प्रिविलेजेस को चेक करना, ये इवैल्यूएट करना कि सही टाइम पे एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस टाइम के बियॉन्ड को एंटर कर रहा है क्या, कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी लग रही है क्या। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर आई टेल यू व्हाट, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं। सी ओएस में अनऑथराइज्ड एक्सेस ना आए, इसीलिए नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यूजर एक्सेस मैनेजमेंट बना रहे हैं, इसीलिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा रहे हैं। बिकॉज जैसे ही हमारे ओएस का एक्सेस मिलेगा मतलब डेटा का एक्सेस मिल जाएगा इनडायरेक्टली, तो ओएस के एक्सेस से ही डेटा का एक्सेस मिलता है। तो कहना इसे फर्स्ट स्टेप फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। प्रीमाइसेस में एंट्री मत करने दो, एंटर कर भी जाए तो सिस्टम में एंटर मत करने दो, सिस्टम में भी एंटर कर जाए तो उस ओएस में मत एंटर करने दो। डू यू गेट माय पॉइंट? हो सकता है सिस्टम का यूजर आईडी पासवर्ड हो भी गया, बट तुम्हारा जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लेट्स से जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, उसमें उसको एंटर मत करने दो। ये लेवल का जो कंट्रोल है वो कहलाएगा मेरे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। इसमें आप कोई भी 3 पॉइंट, सबसे पहला अगर आप मुझे पूछोगे तो आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हो कि देयर शुड बी अ ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन प्लस टर्मिनल में लॉगिन प्रोसीजर होना चाहिए। उसके बेसिस पे एक एक्सेस टोकन जनरेट होना चाहिए जो बताएगा आपका यूजर आईडी पासवर्ड, आपके प्रिविलेजेस, उसको कंपेयर करेगा आपके सिस्टम में जो सेव्ड एक्सेस की कंट्रोल लिस्ट थी उससे कंपेयर करके देखेगा वो मैच होता है क्या। अगर हाँ तो ही वो आपको आइडेंटिफाई करके एंटर करने में हेल्प करेगा, वरना अलाउ नहीं करेगा। फिर वो आपको पासवर्ड रेगुलरली मैनेज करने के लिए बोलेगा प्लस ये 3 चीजें जो है वो टाइम रिलेटेड थी, लिमिटेड टाइम
टाइम के लिए एंटर करो, ऑटोमेटिक टाइम आउट करने का प्रोविजन बना दो, बेसिकली उस ओएस को आप सिक्योर करने का ट्राई कर रहे हो। अब सर ये क्या है? डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ये एक्चुअली ना एक अलग पॉइंट है जो ओएस से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ओनर रहेगा, आई एम सेइंग उस ओएस में भी ना अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, मतलब प्लानिंग वाला पार्ट अलग रहेगा, प्रोडक्शन वाला पार्ट अलग अलग रहेगा, तो हर अलग अलग कंट्रोल के अंदर भी ना कंट्रोल ओनर्स रहेंगे। वो ओनर डिसाइड करेगा कि मेरे को किस चीज का एक्सेस मिलना चाहिए। लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल, प्रॉब्लम आपको समझेगा। व्हेन आई वाज वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी, अब पीडब्ल्यूसी के पास में मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, तो पहले तो लेट्स से मैं आता हूं पुणे लोकेशन में, तो मेरे पास जो एक्सेस है सिर्फ पुणे लोकेशन का एक्सेस है। अब पुणे लोकेशन में भी लेट्स से देयर आर 4 पार्टनर्स, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब हर पार्टनर के अंडर मल्टीपल क्लाइंट्स रहेंगे, क्योंकि जब हम ऑडिट का जो डेटाबेस रहता है ना वो हमारे सिस्टम के अंदर रहता है। तो पहले तो मेरे को पूना का एक्सेस है, पूना में मैं लेट्स से पार्टनर 1 के अंडर काम करता हूं, तो मुझे पार्टनर 1 के अंडर जो क्लाइंट्स है सिर्फ उनका एक्सेस है। उसमें भी 10 क्लाइंट रहेंगे, मैं सिर्फ 2 क्लाइंट पे काम करता हूं, तो मुझे सिर्फ उन 2 क्लाइंट के ही पुराने ऑडिट रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का पावर है। अब उसमें भी अगर मैं लास्ट ईयर उस ऑडिट का पार्ट नहीं था तो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देगा, एडिट करने का एक्सेस नहीं रहेगा। डू यू गेट माय पॉइंट? इस तरीके से आपने ये एक्सेस कंट्रोल्स को डिजाइन करना चाहिए। तो कहना है जो पार्टनर हो गया या जो सीनियर मैनेजर हो गया वो ओनर है, वही डिसाइड करेगा कि किसको किस डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा, किसको उस डेटाबेस में किस एक्शन लेने का एक्सेस मिलेगा, वो कहलाता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। देखो, द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और ओनर यूजुअली डिटरमाइंस किसको एक्सेस मिलने वाला है स्पेसिफिक रिसोर्सेस का। सर, रिसोर्स ओनर्स में बी ग्रांटेड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, जो उनको अलाउ करता है बाकी लोगों को प्रिविलेजेस देना। फॉर एग्जांपल, कंट्रोलर हु इज द ओनर ऑफ जनरल लेजर कैन गिव रीड ओनली प्रिविलेज टू अदर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पर्सनल। कहना इसे ये बता रहा है कि कैसे ये पावर रेस्पेक्टिव एक ऑथराइज इंसान को ही दिया जाएगा जो ये डिसीजन ले पाएगा दैट हु कैन एक्सेस व्हाट। ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को डिजाइन करने का एक छोटा कंट्रोल बना के बता रहा है। ये थोड़ा एक अलग सिचुएशन हो गया जो ओएस से कनेक्टेड है, बट एक थोड़ा अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्रोल है। डू यू अंडरस्टैंड? आराम से अभी मैं चाहूंगा 5 मिनट इन्वेस्ट करो, पूरे 5 मिनट, हर एक पॉइंट को धीरे 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 पढ़ो, रीड ऑल पॉइंट्स अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। मेरे हिसाब से यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। आराम से 5 मिनट स्पेंड करो, जल्दी। डन।
पढ़ा क्या? लेट्स गो टू द लास्ट वन. ये थोड़ा ट्रिकी है. I don't see very important from exam point of view, but the problem here is the way they've explained is not good, I would say. देखो क्या बोलता है, application and monitoring system access control. ये actually ना डिटेक्टिव पर्सपेक्टिव से कंट्रोल है. देखो अभी तक देखो, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, सही यूजर ही एंटर करे, वो अपना रजिस्ट्रेशन करके ले, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखे, मतलब प्रिवेंटिव नेचर था. समझ लो मेरे बात. नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल मतलब अनऑथराइज इंसान नेटवर्क एक्सेस ना कर पाए, प्रिवेंटिव नेचर था. ऑपरेटिंग सिस्टम को सही इंसान ही यूज कर रहा है सही चीज के लिए, अभी तक प्रिवेंटिव नेचर था पूरा का पूरा. अभी तक कहीं पर भी डिटेक्टिव नेचर नहीं था. अभी तक पूरा नेचर क्या था, ऑब्जेक्टिव जो था क्या था, पूरा का पूरा प्रिवेंटिव ऑब्जेक्टिव था. ये ना एक्चुअली में अपने आप में है मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल. इस वर्ड को भूल जाओ, एप्लीकेशन को. फोकस ऑन द लास्ट वर्ड, मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल. मतलब अभी तक आपने जो भी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाए हैं उसे मॉनिटर करना, क्या वो एक्चुअली में ढंग से काम कर रहे हैं क्या. ये मॉनिटरिंग पर्सपेक्टिव जो कंट्रोल है वो आपका पॉइंट नंबर 5 है, दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल. अब एक एक हेडिंग देखना मेरे साथ. देखो पहला वाला, इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन. देखो हमने बोला था सही इंफॉर्मेशन का ही मतलब रोल के हिसाब से ही इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलना चाहिए. समझ रहे हो, सही एक्शन ही आप ले पाओ. तो यहां पर वो बोल रहा है ये आप इवैल्यूएट करो कि जिस इंसान को जो जो एक्सेस दिया है क्या वही चीज को एक्सेस कर रहा है, क्या वो वही एक्शन ले रहा है क्या जो एक्शन अलाउड है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास पावर है सिर्फ पीओ बनाने का, आई कैन नॉट अप्रूव पीओ, तो क्या मैं कहीं पीओ अप्रूव करने का ट्राई कर रहा हूं क्या, ये डिटेक्ट करने का ट्राई करो. तो ये मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ये डिटेक्टिव पर्सपेक्टिव से. देखो द एक्सेस इंफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड बाय स्पेसिफिक मेन्यू इंटरफेसेस. ठीक है, तो यूजर कैन एक्सेस ओनली टू दोज आइटम्स. ठीक बात है, ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. तो ये तुम चेक करो कि क्या एक्चुअली में वो जो एक्सेस राइट्स बनाए हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. देखो उन्होंने थोड़ा ना ढंग से लिखा नहीं है, बट एक्चुअली में यहां पर ऑब्जेक्टिव है, आपने जो ऊपर के सारे कंट्रोल्स लगाए ना उनको अब मॉनिटर करने का टाइम आ गया है कि क्या उनमें कहीं लूप होल्स तो नहीं है, कहीं वेरिएशन तो नहीं है, डेविएशन तो नहीं है. वो कंट्रोल कहलाता है आपका मॉनिटरिंग कंट्रोल या डिटेक्टिव पर्सपेक्टिव कंट्रोल. इसीलिए इसका नाम क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल. तो पहला पॉइंट है कि भैया जो इंफॉर्मेशन एक्सेस के रेस्ट्रिक्शन जो लगाया था वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. फिर देखो आपने क्या बोला था ना, या देखो इंपॉर्टेंट सिस्टम को आइसोलेट कर दो, सेग्रीगेट कर दो, ताकि सर वीपीएन के थ्रू उसका एक्सेस मिलेगा. तो देखो सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, अगर वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है या एक इंपॉर्टेंट डेटा है तो देखो मॉनिटर करो. मॉनिटरिंग क्या चाहता है, इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ डिटेक्टिव कंट्रोल. ये चेक करना चाहता है कि आपने जो ऊपर के सारे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगाए हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे रिपोर्ट करना. तो आपने सेंसिटिव सिस्टम का आइसोलेशन ढंग से किया है नहीं किया, क्या उसका इस्तेमाल या उसका एक्सेस सही इंसान को ही मिल रहा है क्या. तो देखो ये जो भी बेटा आप पढ़ रहे हो सारे पॉइंट्स, ये डिटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसके ऊपर के सारे प्रिवेंटिव पर्सपेक्टिव से थे. तो डिटेक्टिव पर्सपेक्टिव से पहला पॉइंट इज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सेस. सेकेंड इज रिगार्डिंग सिस्टम का आइसोलेशन. जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का उसको आप सही से आइसोलेट कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो कि आसानी से उसका एक्सेस किसी को मिलना ही नहीं चाहिए. तीसरा चीज इवेंट लॉगिंग. मैंने आपको बताया था, याद है, मैनुअल लॉगिंग और इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग. यहां पे बता रहा है कौन कौन सा यूजर कब कब सिस्टम में एंटर कर रहा है, क्या क्या चीज को एक्सेस कर रहा है. देखो द लॉग शुड रिकॉर्ड द यूजर आईडी, द टाइम ऑफ एक्सेस, द टर्मिनल लोकेशन, सब रिकॉर्ड होता ही है. देयर इज अ प्रॉपर हिस्ट्री. लाइक अब मुझे बताओ, सोशल मीडिया पे आपको पूरा हिस्ट्री मिलता है, मैसेज का पूरा हिस्ट्री मिलता है. द सेम वे इनसाइड अ इंफॉर्मेशन सिस्टम यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ एवरी यूजर. किसने कब एंटर किया, किस टर्मिनल से लॉग इन किया, कितना टाइम स्पेंड किया, क्या क्या एक्शन लिया, पूरा इवेंट का. मतलब बेसिकली क्या है यहां पर, क्या ऑब्जेक्टिव आपका, क्या कोई अनऑथराइज यूजर कुछ ऐसा एक्शन ले रहा है क्या. तो यहां पर आपका मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, डिटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है. फिर देखो मॉनिटर सिस्टम यूज, क्या क्या चीज को एक्सेस किया जा रहा है, क्या क्या ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट अलर्ट्स मिल रहे हैं. बेसिकली प्योरली डिटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल बना है. एक देखो लास्ट, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. मैंने आपको एक बात बताया था, लेट्स से ज्योग्राफी के लिए अगर आप मल्टीपल रिमोट लोकेशन से काम कर रहे हैं तो क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करना भी जरूरी है. इट शुड नॉट हैपन दैट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टाइम जोन्स अब इनडायरेक्टली ट्रेस करना मुश्किल हो जाए. मतलब फॉर एग्जांपल
किसी ने 9 AM लॉग इन किया. Now 9 AM in India may not be 9 AM in New York. Obviously, it can be the other way around. It can be the night time. Do you get my point? Because there can be difference of more than 12 hours. So I'm trying to say clock synchronization for the system across the world is very important, so that you can easily trace that at right point of time who is entering, who is doing what. देखो, event logs maintained across enterprise network plays an important role. Hence, the need for synchronizing clock time across the network as well standard time is mandatory. Without that आप ये ट्रेस नहीं कर पाओगे, ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली किसने कब एंटर करके क्या एक्शन लेने का ट्राई किया. इसीलिए हम चाहते हैं ये प्रॉपर मॉनिटरिंग. सी बेटा, मॉनिटरिंग कंट्रोल मतलब क्या? अभी तक जो प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाए थे ना, उनको डिटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, उन्हें इवैल्यूएट करने का ट्राई कर रहे हो. इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहला चीज, इंफॉर्मेशन का जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था, हु कैन एक्सेस, उसको चेक करो. फिर सर, आपने कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को आइसोलेट करके रेस्ट्रिक्ट करने का ट्राई किया था, क्या वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फिर सर, सबसे इंपॉर्टेंट लॉगिंग, मतलब मेंटेनिंग अ लॉग ऑफ एवरी एंट्री और इवेंट इन द सिस्टम, ताकि उसे पता चले क्या कोई अनऑथराइज यूज या अनऑथराइज इंट्रूजन हो रहा है क्या. एंड लास्ट वन इज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. मतलब सर, क्योंकि ये सिस्टम का एक्सेस मल्टीपल लोग मल्टीपल लोकेशन से कर रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना जरूरी है, वरना इट लॉग जो लॉग्स मेंटेन किए हैं उसे समझना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये कंट्रोल कहलाएगा मॉनिटरिंग कंट्रोल. सी, आई डोंट बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्होंने वो मॉनिटरिंग पर्सपेक्टिव से ढंग से लिखा नहीं है. अदरवाइज ये मॉनिटरिंग कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू मी, आउट ऑफ ऑल द 5, 6 तो एकदम टाइम पास है. अभी तक हमने क्या क्या पढ़े? हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. सबसे पहला यूजर एक्सेस मैनेजमेंट एंड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये दोनों तो सिंपल है. नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल इंपॉर्टेंट था, उसमें बोला था फायरवॉल लगाओ, एक अच्छा नेटवर्क पॉलिसी बनाओ, एनफोर्स्ड पाथ क्रिएट करो, वीपीएन का इस्तेमाल करो, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ इंपॉर्टेंट सिस्टम करो. ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल था. फिर उसने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक्सेस कंट्रोल लगाना जरूरी है कि कौन ओएस को एक्सेस कर सकता है, क्या क्या एक्सेस कर सकता है और क्या क्या एक्शन ले सकता है. इसके लिए क्या बोला? ऑटोमेटेड टर्मिनल को आइडेंटिफाई करो, टर्मिनल में लॉगिन प्रोसीजर लगाओ, एक्सेस टोकन बनाओ, उसे कंट्रोल लिस्ट से कंपेयर करो. फिर सर, यूजर को आइडेंटिफाई करो, ऑथेंटिकेट करो. एंड सर, एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट्स बना दो कि इस टाइम से इस टाइम में यूज कर सकते हो. इनएक्टिव टाइम्स के अंदर उसको ऑटोमेटिकली टाइम आउट करना शुरू कर दो. इस तरीके का ओएस के अंदर अनऑथराइज्ड इंसान ना एंटर करे, उसके लिए आपने कंट्रोल्स लगाना चाहिए. और लास्ट जो हमने डिस्कस किया वो था मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल. ये सर, अभी तक जितने भी प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगाए थे ना, उन्हें मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल लगाया जा रहा है. सिर्फ यही कंट्रोल डिटेक्टिव नेचर का है. ओनली दिस वन इज ऑफ डिटेक्टिव नेचर. ऑल 4 वर इनडायरेक्टली माय प्रिवेंटिव कंट्रोल्स. जो लैंग्वेज लिखा है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं. लास्ट वाला देखो क्या टाइम पास, कंट्रोल्स व्हेन मोबाइल. मतलब पढ़ के देखो, आज के ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर फैसिलिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन एरिया. ऑब्वियसली फेसबुक के लोग यहीं से भी काम करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज ऑफ फेसबुक. दे वर्क फ्रॉम इंडिया, दे वर्क फ्रॉम यूएस, यूरोप, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सो देयर इज अ हाई रिस्क फैक्टर रिगार्डिंग थेफ्ट ऑफ डेटा. दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव मोर स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, ताकि सर आप इंश्योर कर सकते हो कि इवन रिमोटली भी अगर आप सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो तो एक ऑथराइज इंसान ही एक्सेस कर रहा है. ये कोई कंट्रोल नहीं है, जनरल पॉइंट है मेरे हिसाब से यूजलेस. हाँ, यहां तक प्रॉपर कंट्रोल्स थे, दैट इज मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल. मेरे हिसाब से पूरा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल्स खत्म हो चुके हैं. आप 5 मिनट वापस से पूरा रिविजिट करो. आई वॉन्ट एवरीवन टू गो बैक टू ऑब्जेक्टिव्स, read preventive, detective, corrective once again, then start with environmental, physical access, then come to logical access. पूरा का पूरा पढ़ो and I'll show you what questions they've asked. जितना पार्ट हमने भी डिस्कस किया, यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या आंसर दिया हम डिस्कस करेंगे. फटाफट से टेक गुड 5 to 10 मिनट्स, पूरा रिविजिट करो. कोई फायदा नहीं अगर आप रिविजिट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे ना, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. जल्दी, सिंसियरली स्टार्ट.
आर यू डन? हो गया क्या भैया? टाइम लगेगा अभी। Are you guys there? Am I audible to you? ठीक है, रेस्पॉन्ड करते रहा करो वरना पता चलेगा कि जूम जा चुका है, मेरे को पता नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज नवंबर 19। रीड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। नवंबर 19 एग्जाम का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए देखो, एन इंटरनेट कनेक्शन एक्सपोजेस एन ऑर्गेनाइजेशन टू द हार्मफुल एलिमेंट्स ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। ट्रू स्टोरी। ये सेम लाइन लिखा है तुम्हारे बुक में। एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तुम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, which network access controls will you implement in the organization to protect from some such harmful elements? अगर तुम रीड करोगे ना एग्जैक्ट सेम लाइन में रहेगा, लाइन भी सेम रहेगा, पक्का बोलता हूं। देखो आई एम सॉरी बट आईसीआई का ईआईएस और एसएम में क्रिएटिविटी ना बहुत ही खराब है। कुछ क्रिएटिविटी है ही नहीं मेजोरिटी केसेस में। MCQs I cannot comment on because I have not really seen actual MCQs of the examination. But the questions what I have seen in terms of descriptive paper, there is no creativity. Standard line copy paste करते हैं और तुम्हारा आंसर ना यहाँ से शुरू होगा, सजेस्टेड आंसर पूरा यहाँ तक कॉपीड रहेगा और तुमने कोई भी अगर 5-6 पॉइंट दिए तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो हाँ, समझा? तो सर बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा ये तो अभी नवंबर 19 में आया तो ये तो इस एग्जाम में नहीं आएगा, फालतू अपना टाइम वेस्ट करा दिया हमारा। सब मत सोचो, कभी कभी रिपीट हो जाता है, मैं तुमको बता रहा हूँ। थियरी पेपर में कोई ऐसा रूल नहीं है कि कभी नहीं आएगा, कभी कभी रिपीट हो जाता है। दैट इज वाई बी केयरफुल। ठीक है, और इस पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन और था, वो अभी तक पढ़ा ही नहीं है तुमको भी। आगे आएगा एसओडी के ऊपर क्वेश्चन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के ऊपर। Am I visible now? Looks to be some problem with the internet. We'll check during the break time. अभी के लिए और क्वेश्चन देते हैं। नवंबर 19 हो गया, लेट्स गो टू मे 19 नाउ। मे 19 में कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, जरा चेक करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस,
आया है, बट इट्स नॉट ऑन द कंट्रोल्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. ये मैनेजरियल कंट्रोल पे हम अभी डिस्कस करेंगे आगे. ये क्वेश्चन आगे आने वाला है, विल डिस्कस दैट. अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से ये भी नहीं है, हो चुका है, ये भी नहीं है. मेन 19 वाला क्वेश्चन बाकी है, आगे डिस्कस होगा. लेट्स गो टू मे 18. डेटा वेयरहाउस, CRM, वो भी ऑडिट पे क्वेश्चन है. नहीं है, उतना ही आया अभी तक मेरे हिसाब से. नवंबर 18 है नहीं मेरे पास यहाँ पे. अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस एग्जाम पॉइंट से अगर आप मुझे पूछोगे, सो इट विल बी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल. आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रखता, मॉनिटरिंग कंट्रोल नहीं रखता मेरे को. यूजर एक्सेस मैनेजमेंट फिर भी आ सकता है. अदरवाइज मेरा एक्सपेक्टेशन है देयर कैन बी गुड क्वेश्चंस ऑन ईदर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और एनवायरमेंटल कंट्रोल. ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, 6 मार्क क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे हिसाब से. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? अच्छा, अब एक काम करो बेटा फटाफट से, कम टू पेज नंबर 3.39. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक्निकल एक्सपोजर. मतलब जो हमारे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा रहे थे ना, वो क्यों लगा रहे थे, उन्होंने कुछ एक्सपोजर्स के एग्जांपल दिए. बेसिकली सम ऑफ द यू कैन से नेटवर्क ओरिएंटेड फ्रॉड्स व्हिच हैव टेकन प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड. देखो एक इनका अलग अलग टेक्निक्स बना के दिए. जैसे जैसे फ्रॉड होते गया उन्होंने नया नया टेक्निक बनाते गया. सलामी टेक्निक है, एक क्रिसमस कार्ड कॉन्सेप्ट है. ये अलग अलग सिचुएशंस जो हुए हैं दुनिया में अलग अलग टाइम के अंदर, उन अलग अलग टाइप्स ऑफ यू कैन से आईटी फ्रॉड्स को उन्होंने नए नए नाम दे दिए. देखो डेटा डिडलिंग, यहां पर when you enter the data in the system, before you really enter the data in the system, मैंने प्रेस किया ABCD, बट वो इस तरीके से कोड किया जाएगा कि जो आपने एंटर किया है वो पहले ही चेंज होकर के गलत डेटा या एडिटेड डेटा सिस्टम के अंदर एंटर होगा. एंड ऑब्वियसली सिस्टम में अगर इनपुट गलत हुआ तो आउटपुट भी गलत आने वाला है. इस तरीके से एक डेटा डिडलिंग टेक्निक करके एग्जिस्ट करता है. सबसे इंटरेस्टिंग था क्रिसमस कार्ड, ये IBM के अंदर हुआ था. देखो क्या बोलता है, इट इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन, एक वायरस है इनडायरेक्टली डिटेक्टेड ऑन इंटरनल ईमेल ऑफ IBM. जैसे ही आप वर्ड क्रिसमस टाइप करते हो, इट विल ड्रॉ अ क्रिसमस ट्री एज एक्सपेक्टेड, बट एट द सेम टाइम ये कॉपीज भेजेगा ऑफ सिमिलर आउटपुट टू ऑल द यूजर्स. तो जो हमारा इंटरनेट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कनेक्टेड नेटवर्क्स थे, सबको उसने ये क्रिसमस कार्ड भेजा. एंड इनडायरेक्टली वो सब टर्मिनल से लॉग आउट हो गए. देखो दिस मैसेज ऑन अदर टर्मिनल सबको भेजा, एंड अदर यूजर्स कैन नॉट सेव देयर हाफ फिनिश्ड वर्क, एंड उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो गया. दिस वाज क्रिसमस कार्ड, उन्होंने नाम रख दिया. सबसे इंटरेस्टिंग 2 है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक है राउंडिंग डाउन, एक है सलामी टेक्निक. ना यहां पर ना एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं. सलामी टेक्निक का मतलब है अपने अमाउंट्स का एक पार्ट ना स्लाइस करना. तो देखो ये बोल रहा है राउंडिंग डाउन एंड सलामी टेक्निक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर एक डिफरेंस है. जरा एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलता हूं एक बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है 21,23,456.39, तो राउंडिंग डाउन में क्या होगा, वो 39 पैसा 40 बन जाएगा या जैसे 38 37 बन जाएगा. डू यू गेट माय पॉइंट? और जो एडिशनल 1-2 पैसा बाहर निकल करके किसी और के अकाउंट में चले जाएगा. दिस वाज अ वेरी कॉमन फ्रॉड, बहुत पहले हुआ था. एक आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूएस के किसी बैंक के अंदर इसके ऊपर मूवी बनाया है, और एक अपना इसके अंदर भी मिकी वायरस करके आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया के अंदर भी मूवी बनाया सेम चीज के ऊपर. देन देयर इज सलामी टेक्निक. सलामी टेक्निक क्या होता है, सेम राउंडिंग डाउन नहीं है, बट इट गेट्स ट्रंकेटेड टू अ लॉन्गर डिफरेंस. मतलब 39 से सीधा वो 30 हो जाएगा, मतलब 9 पैसा पूरा का पूरा, या पूरा 39 पैसा निकल जाएगा, 456 बच जाएगा. दैट मीन्स सलामी टेक्निक took more money out of your bank in comparison to rounding down. Rounding down में 1-2 पैसे का डिफरेंस आ रहा था, सलामी टेक्निक में ज्यादा पैसे का डिफरेंस आ रहा था, and that पैसा was flowing to another account. See, slicing of small amounts of money
from a computerized transaction or account. From that account it was getting transferred to another account, and if you keep doing it again and again on a real time basis, सोचो कितना पैसा trickle down होकर के दूसरे अकाउंट में आते जाएगा. This was done long back. And there is something called as spoofing. Spoofing is like basically अगर आप मुझे पूछोगे क्लोन वेबसाइट बनाना, like for example I think long back ICICI Bank exactly it did not happen that way, but there was a clone site ICICI बैंक का. तो जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करते हो, सो इट लुक्स लाइक ICICI बैंक इंटरनेट बैंकिंग का वेबसाइट, बट जैसे आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला वो बेसिकली वेबसाइट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है. इट डजंट वर्क. When you log in once again on the internet banking of ICICI Bank, वो user ID password उतने में retrieve कर चुका था, and they would have changed the password to do other transactions. Now we have SIM swapping frauds, which I told you. मतलब although the SIM card is in your phone, but it can get deactivated for certain numbers, and message आपको नहीं किसी और को आएगा उसके फोन के अंदर. वो SIM swapping fraud है जो कोटक बैंक ने बहुत लोगों को पहले से बोला था that this is happening. Rather I'll tell you what, I keep getting messages that your Kotak Mahindra Bank and your credit card will close, your Kotak Mahindra Bank account will close in next 24 hours if you don't take action. ऐसा बार-बार मैसेज आता रहता है. बट एक्चुअली इफ यू अंडरस्टैंड, कोटक ने फिर ऑफिशियली मैसेज भेजा, हमने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा है, दिस इज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. सो दीज आर सम एग्जांपल्स बाय व्हिच दे हैव ट्राइड टू एंटर्ड लॉजिकली विद इन द बैंकिंग सिस्टम्स और एनी अदर कंपनीज सिस्टम्स. There is a concept called as logical access violators. मतलब the people who are violating this logical access कौन कौन हो सकते हैं? या तो कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हैकर्स हो सकते हैं, या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके पास सबसे आसानी से एक्सेस है, बिकॉज दे आर द वन हु डिजाइन दीज कंट्रोल्स. वो खुद हो सकते हैं, कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज फॉर रिवेंज ऐसा कर सकते हैं, या जो हमारे एंड यूजर्स है, जो हमारे बैंक के लिए कस्टमर्स हो गए या जो थर्ड पार्टी लोग हो गए, वो लोग भी वायलेटर्स हो सकते हैं. तो ये एग्जांपल्स बोल रहा है नॉर्मली किन किन लोगों से यू नीड टू बी केयरफुल एज अ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल एक्सेस वायलेशन. तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिख करके दिए हैं. आई डोंट थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऑन अ हायर साइड एमसीक्यू में इनमें से किसी भी चीज के ऊपर एक एग्जांपल दे देगा, ऐसा हुआ, ये राउंडिंग डाउन था या सलामी टेक्निक था, ये चार ऑप्शन में से आपको पिक करना रहेगा. ये एमसीक्यू में जरूर एक अंदर आ सकता है, तो उसको आप एक बार रीड करके छोड़ सकते हो. बट आई टेल यू व्हाट, वो ऐसा कैसे उठाएगा पूरा का पूरा, यही क्वेश्चन में लिखेगा और बोलेगा ये टेक्निक को आप क्या बोलते हो, डेटा डिडलिंग बोलते हो, बॉम्ब को बोलते हो, क्रिसमस कार्ड बोलते हो. एंड जब आप अंदर कंटेंट पढ़ोगे वो आपको समझेगा कि वो वर्ड रिपीटेशन, क्रिसमस कार्ड में क्रिसमस ट्री बन रहा है, समझ रहे मेरा बात हूं, बॉम्ब के अंदर एक कोड एक्सप्लोड होता है, तो बेसिकली वो वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा उसका एक्चुअली टर्मिनोलॉजी क्या रहने वाला है. सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. अभी गुड. नाउ दो तीन डाउट से बच्चों के वो मैं सॉल्व कर देता हूं. इसके अंदर कुछ तो लोगों ने लिखा था, कुछ तो डाउट था, क्या डाउट था यार? हाँ, What is BCP? BCP is called as Business Continuity Plan. So हम आगे डिस्कस करेंगे. एक होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान, दूसरा होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. लाइक फॉर एग्जांपल इन कोविड-19 टाइम व्हेन यू आर अनेबल टू गो टू ऑफिसेस डायरेक्टली, व्हाट डिड नॉर्दर्न ट्रस्ट बैंक ने क्या किया, अपने जो सिस्टम्स है हमारे एम्प्लॉइज के, वो लोगों के घरों तक पूरे करवा दिए पूरे के पूरे. बेसिकली बिजनेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान आर मोर लाइक एग्जांपल्स ऑफ करेक्टिव कंट्रोल्स. इफ यू आस्क मी, द रीजन बीइंग करेक्टिव कंट्रोल्स में जो प्रॉब्लम है उसे आप ठीक करने का ट्राई कर रहे हो. शायद कोविड-19 प्रॉब्लम किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था, इतना वर्क फ्रॉम होम होगा. तो बहुत सारे लोगों के पास में लैपटॉप्स नहीं थे, वो ऑफिस में सिस्टम से काम करते थे इन टर्म्स ऑफ आईटी कंपनीज. तो इसको भी करेक्ट करने के लिए दे हैड टू लीज पे उनको बहुत सारे सिस्टम्स लेने पड़े और लोगों तक डिलीवर भी करवाने पड़े. रादर बहुत सारी कंपनीज ने होम ऑफिस सेटअप करने के लिए या तो आपको पैसे दिए हैं जिसके थ्रू आप टेबल चेयर परचेस करके होम ऑफिस सेटअप कर सकते हो, या उन्होंने टेबल चेयर भेजा है आपको कुरियर करके डायरेक्टली, सो दैट यू कैन कीप कंटिन्यूइंग योर वर्क. दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. बेटा आगे आएगा भी एक बार और. What is one way hashing algorithm? One way hashing algorithm, बेटा हैशिंग का मतलब क्या होता है? When it comes to, it is related to passwords. So एक सिंपल चीज बोलता हूं, जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो, आप कस्टमर आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, आपको पासवर्ड लेट्स से 7 डिजिट का है, 7 डिजिट पासवर्ड डाला, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो आप नोटिस करते होंगे वो जो पासवर्ड सडनली वो 7 डिजिट से बहुत लंबा हो जाता है ऐसा, पर इट इज नॉट इन विजिबल, आपको दिखता नहीं है कि वो एबीसीडी का टाइप किया हुआ है, वो एस्ट्रिस्क मार्क में कन्वर्ट हो जाता है. तो बेसिकली हैशिंग का मतलब क्या होता है, हम हर सिस्टम के अंदर जो पासवर्ड्स होते हैं उनको एक अलग तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं
ताकि हम उसको जब कोई नया नॉर्मल पासवर्ड एंटर करेगा, दैट नॉर्मल पासवर्ड व्हाट यू एंटर्ड इज एक्चुअली द कोड फॉर दैट हैशिंग एल्गोरिथम, जिसको अगर ब्रेक करेगा तो ही आपको लॉगिन करने का एक्सेस मिलेगा, वरना लॉगिन का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो वन वे हैशिंग एल्गोरिथम इज बेसिकली नथिंग बट यू कैन से अ एन्क्रिप्शन ऑफ पासवर्ड विद इन द एंटिटी सिस्टम टू एंश्योर दैट जब आप पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो ऑथराइज इंसान ही एंटर कर रहा है, इसलिए वो उस पासवर्ड को कन्वर्ट करके देखता है कि जो हमारा ओरिजिनल एल्गोरिथम बनाया है सिस्टम के अंदर। सो एवरी टाइम यू reset a password, a new algorithm is created and when you keep entering your genuine password, वो उस algorithm को क्रैक करते हुए आपको एक्सेस देते जाएगा। उसको बोलते हैं वन वे हैशिंग एल्गोरिथम। ये आपके पास में से पासवर्ड रहता है, सिस्टम के अंदर वो एल्गोरिथम रहता है जो आप उसको ब्रेक करके एक्सेस लेते हो। टिल व्हाट टाइम विल हैव लेक्चर? अभी तो चालू किया बेटा। आई थिंक अभी हम ब्रेक लेंगे लंच के लिए। विल टेक अ लंच ब्रेक राइट नाउ एंड देन आफ्टर लंच ब्रेक आई थिंक अराउंड 2 o'clock 2 to 4 विल हैव 2 hours मोर सेशन। उस 2 घंटे के सेशन में हम अभी डिस्कस करेंगे ऑडिट फंक्शन के हिसाब से जो हमारे मैनेजरियल कंट्रोल्स है एंड जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स है, उन दोनों को हम खत्म करेंगे। सो एटलीस्ट जो पार्ट डी है वो खत्म हो जाएगा। सो वंस पार्ट सी एंड डी इज डन देन विल टेक अनदर ब्रेक। उसके बाद में अराउंड 4 o'clock एक ब्रेक और लेंगे। उसके बाद में आफ्टर दैट ब्रेक अराउंड 4:40 के आसपास हम स्टार्ट करेंगे, 4:40 4:45 विल टेक अ 40-minute ब्रेक एंड देन फ्रॉम देयर टिल 7 o'clock विल ट्राई टू फिनिश द ऑडिट ट्रेल कॉन्सेप्ट, द ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज पढ़ेंगे, ऑडिटिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे एंड देन विल गो टू डीबीएमएस। उसका एक आपको अच्छा ओवरव्यू दूंगा, व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। दैट वे विल ट्राई टू फिनिश द एंटायर चैप्टर नंबर 3 टुडे बाय होपफुली 7 o'clock। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। 7 o'clock तक खत्म हो जाएगा मेरे को ऐसा लगता है। बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट। बीच में अभी आई डोंट नो जूम 2-3 बार क्रैश हुआ है, आई लुक इनटू इट। अभी मैं ब्रेक टाइम में देखता हूं जरा, विल प्रॉब्ली रीइंस्टॉल इट वंस अगेन, होपफुली इट शुड वर्क। सो नाउ विल ब्रेक फॉर लंच and we'll meet at sharp 2 o'clock once again। 2 to 4 we'll discuss on the basis of audit functions हमारा managerial controls क्या है and हमारा application controls क्या है, उनको हम discuss करेंगे। अभी good? Are you feeling comfortable now? खत्म कर देंगे पूरा, don't worry about this। जो difficult part C और D है उसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, बचाव पार्ट में उड़ाएगा फटाफट से, बिकॉज मुझे मालूम है वहां पे शायद ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, उससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं। चलो, thank you, see you at 2 o'clock guys, bye bye।